आएगा तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है, सब जबरदस्त है, आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूं तो एक थम्स अप मार दो फटाफट से, ठीक है। थम्स अप छोड़ो, हुई लिख दो एक बार फटाफट से, ठीक है, हुई लिख दो अगर आवाज आ रही है, मस्त आ रही है तो, ठीक है। आवाज आ रही है, दिखाई दे रहा हूं, सुनाई दे रहा हूं तो एक बार फटाफट से चार्ट के अंदर भाई हुई हो जाए, हुई। अपनी क्लास का तो सबसे एपिक वाला भाई यही तो है यार अपना, है ना। चलो तो अपन तो भाई डॉगेश के फैन से, देखो सिंपल सी बात है, और हमने नई भाषा सीख लिया, हुई। तो जब कुछ खत्म होता है तो मतलब जबरदस्त जो है मजा आती है। अरे एक और बड़ा बच्चे बहुत सही है यार, बच्चे लिख रहे बहुत कुछ, ओके। तो बहुत ही बच्चों, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे। अरे एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूं मैं, ठीक है। बच्चे का नाम नहीं बताऊंगा मैं, बड़ा ही प्यारा बच्चा है उड़ान बैच का, उसका एक मैसेज आया मेरे को, है ना, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा जबरदस्त बच्चा है, और क्या मासूमियत, इसी को भाई मासूमियत कहते हैं, फैक्ट है ना। तो क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, से सोचा मैंने आपके साथ एक छोटा सा प्यारा सा इंसिडेंट डिस्कस करूं। तो एक बच्चे का मैसेज आया मेरे को, बच्चा कहता है कि सर मेरे स्कूल में ना मतलब क्विज होता है सुबह के टाइम मॉर्निंग असेंबली में, तो मेरे को एक ने पूछा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो मैं कुणाल सर बोल के चला आया। मैंने कहा भाई बेटा ऐसा है, और ये सब लोगों के साथ है बेटा, ऐसे आंसर स्कूल में नहीं करने होते, तो स्कूल में एटलीस्ट जो आपका प्रॉपर आंसर है वो लिख के आइएगा। देखिए वी ऑल लव यू ऑल लव अस, दैट इज अमेजिंग, सुपर्ब है, बट यार ऐसे बालक आंसर करोगे स्कूल के अंदर जाके भाई, स्कूल वाले शॉक हो जाएंगे, ठीक है। और मैं खुद शॉक था, मेरे को अभी तक हंसी आ रही है, लिटरली हंसी आ रही है, ठीक है। तो मतलब इनोसेंस कह लो इसको, मस्ती कह लो, मजाक कह लो, कुछ भी कह लो, बट ये एपिक था भाई, ये एपिक था यार, लिटरली एपिक था। मतलब मैं अभी तक ना आई कैन नॉट फॉरगेट, मतलब क्या आंसर आया था भाई, आई वाज लाइक लिटरली, मैंने कहा यार क्या है भाई ये, तो दिस इज गुड, ठीक है मतलब, बट स्कूल में ना भाई ऐसे आंसर्स मत करना यार प्लीज, ठीक है। मतलब इट वाज फनी, मतलब नो डाउट इट वाज फनी, इनोसेंट एज वेल, बट फिर भी यार स्कूल में ऐसे आंसर्स मत करना, मतलब तुम्हारी प्रिंसिपल ना मेरे पीछे डंडा लेके भागेगी भाई, ठीक है। कौन है कुणाल सर पता करो एक बार, तो भाई ऐसे काम मत किया करो, ठीक है। चलो तो बात करते हैं हम लोग आज के चैप्टर की। आज बेटा बहुत मजा आएगा, तो मजा ही आ जाएगा इसमें को, ठीक है। आज गांधी जी की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा आपको, देखो स्कूल के अंदर मतलब आपकी किताबों के अंदर बात करें तो गांधी जी की पूरी कहानी दी नहीं गई है, ठीक है, खासकर चंपारण सत्याग्रह की। तो आज हम पूरी कहानी सुनेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारी बातें आज करेंगे। सत्याग्रह मूवमेंट्स की बात करेंगे, रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, जलियांवाला बाग की बात करेंगे, साथ ही साथ जो जनरल डायर का कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, खिलाफत की बात करेंगे, और कुछ कुछ नॉन कॉपरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आपको पता है कि आप लोग क्या करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 गांधी एंड सत्याग्रह, सत्याग्रह मूवमेंट्स को, रॉलेट एक्ट को, और जलियांवाला बाग के बारे में, ठीक है। चलिए तो मैं काम करता हूं, मैं पोल विंडो ओपन कर लेता हूं। उसका रीजन है कि मैं आप बच्चों को कराने वाला हूं क्लास का पहला पोल, यानी हमारी आज की कक्षा का नेशनलिज्म इन इंडिया का लेक्चर नंबर 2 का पहला पोल आने वाला है। तो बच्चों कमर कसो, तैयार हो जाओ। ये लैग शेक बहुत ज्यादा आता है, इस वजह से मैंने काम किया है कि मैंने पहले ही यहां पे पोल को स्टार्ट करने का वाला विंडो यहां पे लगा लिया है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं लास्ट क्लास कितने बच्चों ने यहां पे रिवाइज किया है। सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इंपैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। ये WWE नहीं है, पता चला तो वहां पे जॉन सीना लिख के आ गए, ठीक है। तो भैया ये वर्ल्ड वॉर 1 है, जिन बच्चों को WWE दिखाई दे रहे हैं बता दो आपको, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 लिखा हुआ है, पता चला तुम जॉन सीना लिख के आ गए पेपर में, ठीक है, जॉन सीना, ठीक है, ये नहीं करना भाई, ठीक। चलिए तो सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द इंपैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन इंडिया। पहला है कि फूड प्राइसेस डबल हो गए, दुगने हो गए भाई। पीपल डाइड ड्यू टू फमाइन, फमाइन मतलब भुखमरी, ठीक है। एपिडेमिक मतलब बीमारी, ठीक है, खतरनाक बीमारी। कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। 45 सेकंड्स का टाइमर आपको मिलेगा। तो बच्चे हमारे जबरदस्त हैं, फिलहाल टाइमर मैं स्टार्ट कर दूं आपके लिए। ओके 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 ओके, क्या बात है। ओके सर कहां से हो आप, हम कहां से हैं भैया? हम बहुत बढ़िया जगह से, नाम इसका हिंदुस्तान कह लीजिए, भारत कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए, जहां जाओगे वही मिल जाएंगे यार, सिंपल। हम अपन ओमनी प्रेजेंट है भाई, ठीक है, नॉर्मल है, घूमते रहते हैं, भटकती आत्मा है, भगवान ने भेज दिया है यहाँ पे, बोल रहे हैं भटको, जीवन में कोई काम तो है नहीं। कहता ठीक है भाई, भटकते भटकते यहाँ भी आ गए क्लास में आपकी। चलिए तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो हमारे प्यारे बारे अच्छी बात पता है तुमको क्या है, व्हाई आई लव द उड़ान बैच, दैट्स अ फैक्ट। कि यार उड़ान बैच के अंदर ना पता नहीं कितने सारे स्टेट से कितने सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं, एंड अपने आप में बड़ा खुशी लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। एक बच्चा उस दिन कश्मीर से मैसेज करता है तो बड़ा अच्छा लगा यार, मेरे को बड़ा बढ़िया लगा। एक बच्चा उड़ीसा से था, तो दैट्स लवली। चलिए फिलहाल आपका टाइम ओवर हो चुका है, टाइम आपका खत्म होने वाला है, ठीक है। और मैं तो जानते हो कि मैं भटकती आत्मा हूं, कहीं भी पहुंच जाता हूं।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, भटकते भटकते रात दिन आंसर बताना याद है, क्या बात है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा, करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल लल्लन टॉप सही थे, बढ़िया थे, एकदम जबरदस्त थे। करेक्ट जवाब होना चाहिए देखिए ऑल ऑफ द अबव। आय हाय दिल जीत लिया यार तुम लोगों ने, 93.7% बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है, क्या बात है, क्या बात है, वाह साहब जी वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो 93.7% बच्चों का आंसर सही है। शिव सुदन शर्मा, अब तो आदत से है मुझको ऐसे नाम देखने में, स्पैम अभी, क्या बात है, खतरनाक नाम है यार तुम्हारा। साची गुप्ता, अग्रिम चंदक एंड वी हैव निश्चय मलिक विद अस, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को यहां पे आंसर किया है, कहां पे, ऑन द चैट। ठीक है, तो चैट के ऊपर भी जितने हमारे शूरवीर हैं जिन्होंने आंसर किया है भैया, उनको भी दिल से सलाम है, दिल से रिस्पेक्ट है। चलिए अब इसके बाद का सेक्शन क्या है, आगे बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में एक चीज स्टार्ट की थी और वो ये थी कि डॉगेश, विधायक, उड़ानियंस और पानी पे चर्चा। तो देखिए पानी की बोतल आज भी मेरे हाथ में है, हालांकि चर्चा में आज हम क्या करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आज हम चर्चा करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को, उसके बाद वापस से आऊंगा इस पेज के ऊपर जिसका नाम है डॉगेश, विधायक, उड़ानियंस एंड पानी पे चर्चा, यानी हमारा अपना पॉडकास्ट। ठीक है, चलिए आगे क्लास की शुरुआत की जाए। अब देखिए गांधी जी जो है भारत आ चुके हैं, देखो ध्यान से सुनना, चिप्स पॉपकॉर्न जो भी तुम्हें अच्छा लगे लेके बैठ जाओ, ठीक है, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, चिप्स पॉपकॉर्न खाने पीने का जो सामान है वो लेके बैठ जाओ, मतलब खाने पीने से मतलब नहीं तुम ये नहीं बैठना, ठीक है, खाने पीने का मतलब चिप्स पॉपकॉर्न, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, लड्डू वड्डू जे बैठना है बैठ जाओ, ठीक है, बाकी ऐसा कोई सामान नहीं। ठीक है, चलो अब कहानी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बढ़िया समझते हैं। लास्ट क्लास में अगर तुमको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि भैया गांधी जी आ गए थे भारत में 9 जनवरी 1915 को, जिसको आप प्रवासी भारतीय दिवस के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। अब जब गांधी आए यहां पे तो ऑब्वियस सी बात एकदम से तो पॉलिटिक्स में कूद नहीं जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि धोती बांधी ये टाइट एकदम खतरनाक आओ भैया आंदोलन करते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई। तो गांधी आएंगे, पहले उनको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा भारत में घूमेंगे, पता करेंगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स के क्या हाल है, यहाँ के लोगों के क्या हाल है ना। अब क्या होता है कि गांधी जी घूम रहे होते हैं, टिनिक 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 मस्त एकदम, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। तो पूरे भारत में क्या है भाई, गांधी जी घूम रहे हैं, मस्त एकदम पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, बढ़िया से एकदम सब बढ़िया चल रहा है। ठीक, तो गांधी जी ट्राई कर रहे हैं कि इंडियन में लोगों के साथ दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, ये जो ब्रिटिशर है ये कैसे इंडियंस को परेशान कर रहे हैं, है ना। अब इसी सिलसिले में क्या होता है, लखनऊ की बात है। अब लखनऊ से जितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है सर, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है ना। तो लखनऊ में एक मीटिंग हुई थी जिसको अपन कहते हैं लखनऊ सेशन, क्या बोलते हैं बेटा, लखनऊ सेशन। देखिए जो आपके एग्जाम के लिखने लायक होगा मैं लिखवा दूंगा, जो लिखने लायक नहीं है उसको सिर्फ सुनिएगा और सुन करके जो है उसको समझिएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या होता है कि भैया हमारे गांधी जी पहुंचते हैं लखनऊ सेशन के अंदर। लखनऊ सेशन मतलब सेशन समझ लीजिए कि कांग्रेस का एक मीटिंग है, ठीक है। तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है एक किसान से जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, और उनके साथ आए थे ओम रावत, ठीक है। तो ओम रावत और राजकुमार शुक्ला ये दो किसान थे जो आ रहे थे बिहार के चंपारण जिला से, यानी चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार से। अब इन्होंने बड़ा सुन रखा था, इन्होंने काफी सुना हुआ था गांधी के बारे में, ठीक है, कि भैया गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में तहलका मचा दिया, गांधी एक बड़े तगड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर गांधी जी आ गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो इतनी सारी बातें इन्होंने गांधी जी के बारे में सुन रखी थी। तो राजकुमार शुक्ला, देखियो एनसीईआरटी में नहीं दिया है भाई, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना मैं अभी बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग पानी पे चर्चा कर ही रहे हैं, तो एक बार इस पॉडकास्ट वाले स्क्रीन को खोल लेते हैं, ठीक है। तो पानी मेरे हाथ में, पानी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो पानी पे चर्चा, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा पीछे, ठीक है। पहले सुन लो कहां पे क्या हुआ, उसके बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चंपारण की। तो भाई चंपारण से दो बढ़िया किसान आते हैं, एक का नाम है राजकुमार शुक्ला, दूसरे का नाम है ओम रावत। तो इनकी मुलाकात होती है गांधी से, ये गांधी को कहते हैं कि आप हमारे साथ सुनिए, चंपारण चलिए। अब गांधी जी इतने इजिली तो जाएंगे नहीं, भैया गांधी जी हैं वो इतने इजिली तो जाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है हम समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम दिक्कत मत करो, तुम परेशान मत हो, हम करते हैं प्रबंध, ठीक है। अब गांधी जी एक बार में नहीं गए, फिर इनको थोड़ा घुमाया राजकुमार शुक्ला, फिर थोड़ा और रिक्वेस्ट किए, फाइनली गांधी ने डिसाइड किया कि चंपारण जाके जो है देखना चाहिए, ठीक है।
अब चंपारण के साथ एक बहुत बड़ी समस्या, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। चंपारण में जो किसान है, जो फार्मर है, वो बड़ा परेशान है। उसके रीजन है उसके पीछे का इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। पानी को मैं थोड़ा सा रख देता हूं यहां पे, ठीक है। तो चंपारण के अंदर समस्या यह है कि जो वहां का किसान है वो एक प्रकार के प्लांटेशन फार्मिंग से बहुत परेशान है। एक्चुअली इंडिगो, जो बच्चे बिहार से रिलेट करते हैं और जो बिहार से बिलोंग करते हैं शायद बेहतर जानते होंगे कि इंडिगो एक तरीके का पौधा होता है, एक तरीके का प्लांट होता है जिसके जो नीले कलर के फूल होते हैं उसमें, ठीक है, ब्लू कलर के फूल होते हैं, मतलब डार्क ब्लू टाइप के, उससे कलर बनाया जाता है जिससे कपड़ों को रंगा जाता है, कलर किया जाता है। तो मार्केट के अंदर यानी इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो का डिमांड बहुत ज्यादा है, ताबड़तोड़ डिमांड है, ठीक है। और आपको पता है कि जो यूरोपियन है बहुत चालाक लोग हैं, लालची हैं, चालाक हैं, चोर हैं, सब सारी जितनी बुरी आदतें इनके पास है, लालची है, चालाक है, चोर है। और हमारा भारत का किसान भोला भाला मानुष है ना। भारत का जो किसान है बेटा बहुत भोला भाला है, उसको नहीं पता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग आके लालच दे रहे, कह रहे काम करो बेटा, एडवांस पेमेंट रखो, ये लो थोड़ा एडवांस रखो और थोड़े से पार्ट पे अपने जमीन के इंडिगो को आके दे दो भाई, ठीक है। बेचारा भोला भाला किसान, उसको क्या पता, उसके लिए तो भाई कोई एडवांस उसको पैसा दे जाए और थोड़ा सा पैसा मिल जाए उसको तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, किसान को बेवकूफ बना रहे, ये कह रहे हैं कि काम करो भैया, ये पैसा रखो और अपनी जमीन के थोड़े से हिस्से पे हमको इंडिगो उगा के दे दो, है ना, उगाओ इंडिगो और हम इनको बेच दो। तो पहले तो किसान को लगा बढ़िया चीज है, बाद में जब खेत खराब होने शुरू हुए तब उनको पता समझ में आया कि भाई ये तो हमारा ही नुकसान हो रहा है। अब समस्या ये है कि जब यूरोपियंस को यानी जो ब्रिटिशर्स हैं इनको इंटरनेशनल मार्केट में घाटा होना शुरू होता है, लॉस होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि भाई जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल कलर बना लिया था जो इंडिगो को रिप्लेस कर सकता था। अब इसके चलते क्या होता है कि इंडिगो की डिमांड गिर गई। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लॉस की भरपाई करने के लिए फार्मर्स को परेशान कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा लाओ। और यही समस्या जो है वो पूरे चंपारण बिहार के अंदर है ना। बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, बातचीत बाद में कर लेना और सुनीता को बाद में ढूंढ लेना, पहले सुन लो जो बता रहा हूं, ठीक है। तो चंपारण का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहां पे क्या हो रहा है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है। अब ऐसे केस में एंट्री होने वाली है यहां पे गांधी जी की। देखिए गांधी जी के पॉलिटिकल करियर का भी भारत के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। भारत के अंदर अगर राजनीति की बात की जाए, पॉलिटिकल करियर की बात की जाए, तो गांधी के भी पॉलिटिकल करियर का ये बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उसको ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बढ़िया से। अब अगर आप चंपारण में देखोगे तो वहां पे पहले से कुछ लॉयर मौजूद हैं। लॉयर जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, भारत के पहले राष्ट्रपति यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो लॉयर भी थे भाई, एकदम बढ़िया पहुंचे हुए लॉयर थे। वो हो गए, उनके साथ जेबी कृपलानी हो गए, नरहरि पारिक हो गए। तो इस तरीके के बड़े बड़े लोग ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, चंपारण में मौजूद है, प्रेजेंट है और किसानों के लिए फाइट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नाम सुना था गांधी का, क्या याद नहीं है। अगर आ जाए हिला के रख देता है ना, गांधी अगर आ गया तो भाई हिला के रख देता है। अब उनका एक पेशे समझा गया, गांधी जी हैं, लॉयर हैं, वो कोई भी लॉ पढ़े हैं तो बढ़िया सूट पहनाएंगे, है ना, चंपारण में बढ़िया सूट पहनाएंगे, बोलेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या समस्या है, ये कोई लोग हम लोग तो 5 साल रहा एक बार मुझे। लेकिन पता क्यों, क्या एक मजेदार बात, गांधी जी को क्या बड़ा पसंद था। गांधी ने सोचा नहीं है, लेकिन सुन लो अच्छा बढ़िया समझ पाओगे, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। काम करते हैं, चार्ट बंद कर देता हूँ उसके बाद 2 मिनट, ठीक है। तो सुन लो, चार्ट करो, ध्यान दो। गांधी है बहुत फेमस, दूसरा बहुत पसंद है। उन्होंने सोचा अगर मैं आंदोलन करना जा रहा हूँ के लिए हमारे गरीब किसानों के लिए और झूठ मैं जाऊंगा तो किसान तो लेके नहीं जाएगा। उन्होंने सोचा मैं भी फार्मर का कान भी बनाता हूँ, धोती पहनता हूँ, धोती पहन के चलता हूँ। अगर गांधी आए पार्लियामेंट में धोती पहनेंगे, राजेंद्र प्रसाद वाली बात गांधी है, अरे भैया बड़ी बढ़िया, हम तो गांधी आएंगे, सूट पहन के आएंगे, संभाली वाली आर्मी है, धोती पहन के आ रहा है भाई, ये लड़ लेंगे, मेरे पास है, लड़ लेंगे क्या, कौन है भैया धोती पहन के आ रहा है, नहीं आ रहा। गांधी आते हैं तो जरा ऐसा है, जहां बड़े होते हैं खड़े होते हैं, ठीक है।
तो गांधी जी ने बहुत सिंपल अपना लॉजिक बताया, ऐसा है कि मैं प्रेजेंट से जो है ना अपने आप को रिलेट कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आत्मा के रिलेट करने के लिए अपने आप को फील कराने के लिए एकदम बढ़िया गेटअप बना रखा है और ताकि लोग मेरे से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए, है ना। अच्छा अच्छा, तो गांधी भाई से ऐसे लगता है क्या बात है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी है और ये लोग लॉयर्स की मीटिंग है ना, वो लोग बढ़िया मिलती है, ठीक है। तो पॉडकास्ट सुनो, आ रहा है ना, ठीक। तो मतलब ये लोग काफी बढ़िया मिलते हैं। अच्छा गांधी जो है चार आ गए, ये मतलब लग जाती है पुलिस को। एक कहानी सुनो, बड़ा मजा आएगा भाई, बड़ी कहानी है। गांधी जो है चार आ गए, ये खबर पहुंच जाती है पुलिस वालों को। पुलिस तुरंत गांधी जी को गांधी गांधी
ठीक है, मैंने पता लगा मैंने इनिशिएट किए हैं, उसमें सबसे जबरदस्त इवेंट आपको कौन सा लगता है? शायद जागृत होगा। तो चंपारण सत्याग्रह ने गांधी का पॉपुलैरिटी है ना इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कर दिया। आप कहते हैं ना महात्मा बापू जैसे जो नाम है उनको चंपारण से धीरे-धीरे लोग बोलना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो चंपारण अलग-अलग चंपारण सत्याग्रह टर्निंग पॉइंट था गांधी की पॉलिटिकल लाइफ और पॉलिटिकल करियर का भी। ठीक है, तो अगर आप गांधी को देखो यहाँ पे आप इतिहास देखो तो मेरा पर्सनल फेवरेट अगर चूज करना है शायद चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चल तो भाई ये था हमारा डेकेड पुरानी के साथ पानी ना हो पानी सही से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ी चीजों को देखेंगे। मैंने सोचा कि आपको ये नमूना दी जाए, है ना, कहानी आपको दी जाए, तो जरूरी था। बहुत बार मतलब आपके साथ नहीं दिया होता, आपकी किताबों में भी नहीं है, थोड़ा सा बता दिया तो बच्चों के माइंड में कंसर्न रहता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और समस्या जो आरटीआई में इस साल है, जो नई आरटीआई है, वो खेड़ा सरल का डेटा गलत है। पहले चरण अलग-अलग खेड़ा 1917 हुआ है, खेड़ा 1918 का। ठीक है, तो खेड़ा का डेट बराबर है, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने मतलब ऑफिशियल डाला भी हुआ है। ठीक है, खेड़ा डेट याद करके खेड़ा डेट सही याद करना। ठीक है, चलिए फिलहाल थोड़ा सा लिखी कंट्रोल लिख लिया लोग, वो अगले पेन में निकाल लो, प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल पीरियड में गांधी के लिए सत्याग्रह में बहुत ज्यादा फेमस है चंपारण। ठीक है, है चंपारण होता है हमारे टाइम में, जब मतलब आया होता क्लास 10, तो चंपारण डेट लिखी हुई थी 1916। ठीक है, और वो लिखी हुई है वही बड़ा 1916 में पूरा इतने साल बाद इन्होंने चेंज करने 1916 क्या किया, रेस्ट्रिक्ट लाइफ वाले को खेड़ा 1916 करा कर खेड़ा 1918 खेड़ा मिला दिया। ठीक दूसरा होता है खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा इसको भी पढ़ेंगे, बहुत फन सा लॉजिक है, बहुत अच्छा रीजन तक है। और आफ्टर है अहमदाबाद। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद साल लगभग है सेम में, इवेंट लाल आगे पीछे। ठीक है, चल खेड़ा और अहमदाबाद का बात करेंगे बच्चे, तो ये दोनों जगह आपके गुजरात में ना काफी बेटा ये दोनों जगह आपके गुजरात के अंदर चंपारण आपका पड़ता है बिहार के। ठीक है भैया, ये बिहार के लाला है ना, जियो 1000 साला। ठीक है, चले तो थोड़ा सा बच्चे लिखेंगे यहाँ पे कि चंपारण के साथ इशू क्या था, आगे बात करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। ठीक है मेरे बच्चों, सॉलिड है, मस्त क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान दो। चंपारण के अंदर तो जितने बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार से, ठीक है, वो सब जानते होंगे कि बिहार हो गया या इस साइड का जो एरिया है, वहां पे जो लोकल यूनिट है जमीन को मेजर करने का, उसको कथ कहते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न हिस्से में, यानी बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर के साइड पे, तो यहां पे बीघे में जमीन को नापते हैं। किसमें नापते हैं भाई? बीघा। तो ये जो बीघा हो गया, कथ हो गया, ये लोकल यूनिट है लैंड मेजरमेंट के, है ना, यानी लैंड को, जमीन को मेजरमेंट करने का जो लोकल भाषा का यूनिट है वो कथ है। ठीक है, तो अगर हम चंपारण की बात करेंगे तो पहली बात तो आती है कि प्रॉब्लम क्या है चंपारण में। अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो चंपारण में प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम है ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ऑपरेसिव, ठीक है, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम। ठीक है, इंडिगो कुछ नहीं है, इंडिगो क्या है? एक प्लांट है, out of which blue color dye is made। ठीक है, मतलब नीले कलर का डाई बनाया जाता है। डाई क्या होता है? कलर होता है जिसको कपड़े वगैरह रंगने के काफी ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, तो नीले कलर का डाई बनता है और इंडिगो से, तो इंडिगो कुछ नहीं है, एक पौधा है, एक प्लांट है, एक क्रॉप है, जिससे नीले कलर का जो है डाई बनाया जाता है। इस डाई का काम क्या होता है? कपड़ों की रंगाई करना। जनरली कपड़े वगैरह रंगने के लिए इसको यूज किया जाता था। तो इसका जो नीला कलर होता है ना, बड़ा जबरदस्त होता है, उसका क्वालिटी बहुत टॉप नॉच है, और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो का डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को अपन ध्यान रखेंगे। चलिए, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, जिसका नाम था तीन कथिया सिस्टम। क्या नाम था बेटा इसका? तीन कथिया सिस्टम। ठीक है, तीन कथिया सिस्टम। ठीक, अब तीन कथिया सिस्टम में क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो जो कथ है आपका, ठीक है, जो टर्म है कथ, इसका मतलब है लोकल यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट।
लोकल यूनिट फॉर लैंड मेजरमेंट, यानी जमीन को नापने का जो लोकल यूनिट था, लोकल क्षेत्र में यानी उस इलाके में जिस तरीके से जमीन को नापा जाता था, वो यूनिट आपका यहां पे कथ था। क्या था बच्चों? कथ। ठीक है, चलिए तो एक बार देखिए कि भाई ये तीन कथिया सिस्टम था क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि व्हाट इज दिस तीन कथिया सिस्टम, तो तीन का मतलब होता है थ्री। ठीक है, अगर हम देखेंगे तीन कथिया तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, ग्रो इंडिगो on 3/20th part of land and sell at fixed prices to European planters ठीक है, मतलब कुल मिलाकर जो आपके यूरोपियन थे उन लोगों को जो है एकदम सस्ते दामों पे आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे बेच देना। ठीक है, तो तीन कथिया सिस्टम क्या है, मैंने आपको क्या बताया, क्या क्या सीखा हमने। नंबर वन, हमने ये सीखा जो कथ होता है, मतलब लोकल भाषा में किस तरीके से आप जमीन को मेजर करते हैं, उसका एक यूनिट है। तीन कथिया सिस्टम का मतलब है कि आपको जमीन के तीन हिस्से पे यानी तीन कथ के ऊपर जो है इंडिगो उगाना पड़ेगा, इंडिगो क्रॉप उगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो दाम फिक्स किया गया है उस दाम पे जो है आपको इंडिगो बेचना पड़ेगा। तो ये यहां पे कहलाता है आपका तीन कथिया सिस्टम। ठीक है, अब यहां पे समस्या कब आती है, प्रॉब्लम कब आती है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब यहां पे प्रॉब्लम कैसे आती है, पहले तो उसको समझना है, नंबर वन। ठीक है, प्रॉब्लम समझोगे इस चीज को। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जो जर्मनी है आपका, जर्मनी ने एक आर्टिफिशियल ब्लू कलर की डाई बना ली है। अब वो डाई जो है मार्केट के अंदर सस्ती है, सस्ते दामों पे मिल रही है, और साथ ही साथ बड़ी तेजी से इंडिगो को रिप्लेस कर रही है। यानी मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो की जो डिमांड है वो धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, गिरती जा रही है ना। तो प्रॉब्लम यहां पे ये है कि जर्मनी प्रोड्यूस्ड, लिखते जाओ साथ में, प्रोड्यूस्ड एन आर्टिफिशियल डाई मतलब कलर समझ लो यार, ठीक है, सिंपल सी भाषा में, दैट वॉज रिप्लेसिंग इंडिगो। ठीक है, दैट वॉज रिप्लेसिंग इंडिगो इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में इंडिगो का वैल्यू गिरता जा रहा है इन इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो भाई क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बच्चों क्या हो रहा है कि इंडिगो का डिमांड धीरे धीरे गिरता जा रहा है, रिप्लेस कर रहा है इंडिगो को। इससे क्या होगा, डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज्ड, ठीक है, डिमांड ऑफ इंडिगो डिक्रीज, जिसका सिंपल सा मतलब है लॉस। ठीक है, जिसका सिंपल सा मतलब है लॉस यानी नुकसान। ठीक है, तो बहुत नॉर्मल सा लॉजिक है। अगर आप देखेंगे कि सामान पहले आपका बहुत अच्छा बिक रहा है, मार्केट के अंदर बढ़िया सामान बिक रहा है, लेकिन एकदम से क्या होता है कि आपके सामान का डिमांड कम हो जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका सामान नहीं बिकेगा तो आपको क्या होगा, घाटा होगा, नुकसान होगा। इसमें तेरा घाटा, जर्मनी का कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक है कि आपको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब आपको पता है कि जो यूरोपियन लोग हैं, ब्रिटिशर लोग हैं, बहुत ही नालायक टाइप के हैं। इनको अपना नुकसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है। इनको लग रहा है कि बेटा हमारा नुकसान कैसे हो सकता है, हम इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारे जो भोले भाले किसान है भारत के, उनको बनाएंगे पप्पू, उनको बनाएंगे बेवकूफ। और बेवकूफ कैसे बनाया जाएगा, उनसे ज्यादा पैसे घसीट के, है ना। वो तो बेचारे भोले भाले मासूम लोग हैं, उनको क्या ही पता चलेगा। हम लोग मस्त एकदम प्लान बनाते हैं, सीक्रेट प्लान बनाते हैं, क्या करेंगे, उनसे ज्यादा पैसा लेना शुरू कर देंगे, जबरदस्ती कहेंगे कि तुमने कर्जा ले रखा है भाई, तुम्हारा कर्जा खत्म नहीं हुआ है और पैसे लाओ। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा नुकसान कवर हो जाएगा। और तभी तो भैया चंपारण का किसान क्या है, परेशान है। ठीक है, तो चंपारण का किसान क्यों परेशान है, वो इसीलिए परेशान है। ठीक है, तो अब ये चालाक यूरोपियन प्लांटर्स क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू कवर द लॉसेस यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या किया, ठीक है, इंक्रीज रेंट और इलीगल ड्यूज। ड्यूज का मतलब होता है बकाया या कर्जा, बकाया या फिर आप कह सकते हो कर्जा।
ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इन्होंने क्या किया कि लॉसेस को कवर करने के लिए, अपना नुकसान कवर करने के लिए क्या किया भाई, इन्होंने सिंपल सा लॉजिक लगाया कि काम करिए, कि इन्होंने बोला पहले तो आप ज्यादा रेंट दीजिए हमको जमीन का, ज्यादा पैसे चाहिए। दूसरा क्या कहा कि इनको बेवकूफ बनाया, इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा जो कर्जा लिया था ना तुमने, वो कर्जा खत्म नहीं हुआ अभी, वो कर्जा अभी भी चल रहा है, वो कर्जा अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पहले वो कर्जे की भरपाई करो तब आगे कुछ काम बनेगा। अब बेचारा परेशान, किसान हैरान, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है ना। तो उनमें से दो किसान थे, राजकुमार शुक्ला और ओम रावत साहब, जो जाते हैं किसकी तरफ, गांधी की तरफ, वो बुला के आते हैं गांधी जी को, है ना। वो भी कहते हैं कि बेटा ब्रिटिशर, तुम अगर बेवकूफ बनाओगे ना बेटा हमको, हमारे पास भी ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हारी ऐसी कर देगा, है ना। धोती पहन के आएगा, दूर तुम्हें ले जाएगा, डंडे बहुत लगाएगा, सत्याग्रह सिखाएगा, तो हमारे पास भी ऐसा है जो तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देगा, ठीक है। और यहां पे एंट्री होती है यहां पे बच्चों किसकी, हमारे गांधी जी की, ठीक है। चलिए अब यहां पे लिख लेते हैं, एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, गांधी अराइव्स इन चंपारण। गांधी अराइव्स इन चंपारण, अराइव्स इन चंपारण, अराइव का मतलब होता है कहीं पे आना, ठीक है। जो चंपारण में तुम तो आओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, है ना। चलो तो भैया चंपारण में जो तुम आओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, तो गांधी अराइव्स इन चंपारण, ठीक है। तो गांधी fought against indigo plantation system, थ्रू सत्याग्रह, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, हर चीज में एक चीज कॉमन है, दैट इज सत्याग्रह। गांधी जी जहां पे आ जाए सत्याग्रह चिपका देना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो जरूरी है, ठीक है, यूजिंग सत्याग्रह। गांधी वॉज इनवाइटेड, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो लिख लीजिएगा सारी चीजें, बाय अ पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है किसान, ठीक है, पेजेंट का मतलब होता है फार्मर या फिर किसान। किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, शुक्ला जी ओपी है भैया, तो शुक्ला जी थे जिन्होंने बुलाया था गांधी जी को, तबाही मचा दी गांधी जी ने उसके बाद आके, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ये था, ठीक है, रिजल्ट इसको आप देखेंगे तो रिजल्ट बहुत सिंपल है, रिजल्ट है कि जो तीन कथिया सिस्टम है दैट वाज अबॉलिश, तीन कथिया सिस्टम वाज अबॉलिश, ठीक है। तो सिंपल से आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में रिजल्ट याद नहीं रखना है, हालांकि और भी चीजें हुई थी, बट इतना याद रखोगे तो आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए तो भाई ये है अपना जबरदस्त वाला चंपारण का मूवमेंट, यानी चंपारण मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने पहली बात तो इस प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट फाइट किया, सत्याग्रह के मेथड से। गांधी को बुलाने वाले थे राजकुमार शुक्ला, इसका रिजल्ट यह आया कि तीन कथिया सिस्टम को यहां पे अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अबॉलिश का मतलब खत्म, ठीक है, खत्म, टाटा बाय गुड बाय गया। यहां पे क्या किया गया भैया, खत्म कर दिया गया, खत्म एकदम ओवर, फिनिश, गेम ओवर, ठीक। तो तीन कथिया सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया, यहां पे फार्मर्स को जो है बड़ा सुकून आया, दिल को करार आया, दिल को चैन आया, और गांधी जी को मिली यहां पे एक ताबड़तोड़ सक्सेस। तो भैया गांधी जी ने जो था अभी एकदम परचम लहरा दिया था, ब्रिटिशर्स को बता दिया था कि जो हमसे तुम टकराओगे डंडे डंडे खाओगे, ठीक है। डंडा कौन सा, सत्याग्रह वाला, फिजिकल डंडा यूज नहीं करते थे वो, गांधी जी फेवर में नहीं थे उसके, है ना। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों थोड़ी सी। अब आपके लिए एक सवाल है, एक बढ़िया सवाल है, एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने बालक हमारे सवाल कर पाते हैं, कितने बच्चे क्वेश्चन कर पाते हैं। सवाल देखिए बहुत आसान है, सवाल ये कहता है कि while studying about Indian national movement, Rajat came across a place in northern part of India where farmers were troubled due to indigo plantation system. Identify the place. इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, किसी का नाम दे दिया जाएगा, उसकी कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और फिर कहेगा आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि while studying about the Indian national movement, भारतीय कहते हैं ना भारतीय फ्रीडम मूवमेंट या इंडियन नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे पढ़ते हुए रजत नाम का एक लड़का था, तो उसको पता चला कि बिहार के एक हिस्से में, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट के एक हिस्से में जो किसान है वो बड़ा दुखी है बिकॉज ऑफ प्लांटेशन सिस्टम, ठीक है। तो बस आपका समय शुरू होता है, अब आपको बताना है बुंदेलखंड है, मेरठ है, चंपारण है, रोहतक है। बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है बेटा, बहुत ही बेसिक सवाल है। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद अली विभोर, केओपी आदित्य, हाय बच्चे क्या हाल चाल। धर्मी जैन, ये बड़ा अमेजिंग नाम था भाई। ओके की हाल चाल, बढ़िया चल रहा है बालकों, बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ओपी चल रहा है। अभी आगे देखो बताते हैं, गांधी जी एकदम
बच्चे अभी मैं धीरे बोल रहा था यार, पानी पी रहा हूँ यार, पानी मैं जल ग्रहण कर रहा हूँ भाई, डॉगेश ले जाएगा पानी, पी नहीं पाऊंगा मैं। बहुत बढ़िया। तेज थी मिर्ची मैं करूं, ABCD मैं करूं, ठीक है। तो यार देखो एग्जैक्ट गाना नहीं गा पाऊंगा बिकॉज नहीं तो बच्चों को आंसर पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आवाज ओपी आ रही है, आवाज बढ़िया आ रही है। माइक को थोड़ा और ऊपर चिपका है, रुको अभी ये खेड़ा ये हाँ बढ़िया। हाँ जी बढ़िया। ओके तो बहुत सही बालको भाई, इस पे आ जाते हैं नहीं तो मुझे दिखना बंद हो जाता है ये। ओके 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 ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चों। ओके बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, बहुत ही सही। तो बच्चों आंसर कर दिया, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज चंपारण। बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो करेक्ट आंसर इज चंपारण, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो तेज थी मिर्ची क्या करूं, ऑप्शन नंबर सी भरूं, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चे अमेजिंग कर रहे हैं, सुपर्ब कर रहे हैं, आगे बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारे हो 92.85% बच्चों का आंसर कहना है सर चंपारण होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चंपारण होना चाहिए। बहुत बढ़िया बच्चों, सुपर्ब, अमेजिंग, जबरदस्त, ताबड़तोड़। हाँ सीएसके 5 बार जीत गई, पता है यार, अपने को पता है यार, धोनी लव है भाई, ऐसा थोड़ी यार। चलो शिव शोधन शर्मा भाई हमारे साथ, अग्रिम चंदा, अग्रिम इज देयर, स्पैम अभी इज देयर है, स्पैम अभी क्या हाल चाल, प्रिया पांडे, निश्चय मलिक हमारे साथ, क्या हाल चाल निश्चय मलिक, मेरे को निश्चय मलिक से निश्चय मलाने याद आता है। चलो बढ़िया है, बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने यहाँ चार्ट पे भी तगड़ा आंसर किया, ताबड़ तोड़ आंसर किया, बढ़िया आंसर किया है, मजेदार आंसर किया, लेलन टॉप आंसर किया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया अंकिल, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, मजा नहीं लाइफ आ गया। चलो आगे बात करते हैं, विधायक को बुलाते हैं, ठीक है। विधायक कहाँ, विधायक विधायक सब घूम रहे हैं यार, इन्हीं का सही चल रहा है, अपना अपना यार जिंदगी दुखी है भाई, ठीक है। चलो बच्चों आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू द फर्दर स्टोरी। ओहो क्या बात है, बढ़िया। ओके चलिए, क्या बात है। तो देखोगे एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाता हूं आपको, बहुत मजेदार, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा, समझ रहे बाबू, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो 1917 से 18 का जो समय था, 1917 से लेकर के 1918, ठीक है, 1917 से लेकर के 1918, 1917 से लेकर के 1918, साल बड़ा खतरा है 1917 है, ठीक है, साल बड़ा खतरा है 1917 है। गांधी जी करते आग्रह और चंपारण ने कर दिए जाके सत्याग्रह, ठीक है। याद कर लो इस चीज को कि साल बड़ा खतरा है 1917 है, साल बड़ा खतरा है 1917 है, और गांधी जी करते आग्रह, चंपारण में बोले तो सत्याग्रह, ठीक है, ठीक है, चंपारण में बोले तो सत्याग्रह। तो ऐसे करके याद कर लो, साल बड़ा खतरा है 1917 है, गांधी जी करते आग्रह, चंपारण में सत्याग्रह, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1917 से लेकर के जो 1918 का टाइम है, यहां पे गुजरात के अंदर हाहाकार मचा है। क्यों? उसके रीजन है बहुत सारे, कुछ क्लाइमेटिक इश्यूज है ना, कहीं पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे सूखा पड़ रहा है, और कहीं पे जो चूहे उन्होंने आतंक मचा रखा है, जिसके चलते एक बीमारी फैली हुई है जिसको हम कहते हैं प्लेग। भाई चूहों के चलते क्या होता है, एक बीमारी फैलती है, इसको आप प्लेग कहते हो, ठीक है। और प्लेग से क्या होता है, आदमी मर भी सकता है, बहुत ज्यादा, बहुत इफेक्टेड है, ठीक है। चलिए बहुत ही सही, ओके ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। बेटा देखो ऐसी बात है, मैं कवि तो हूं नहीं, है ना, तो तुम लोग को याद कराने के लिए थोड़ा बहुत जो भी बन जाता है वो बना देता हूं। बेटा अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि राइमिंग गंदी है या अच्छी है, तो फिर कवि नहीं बन जाऊंगा यार, है कवि। बेटा कपिल शर्मा को देखा है, खतरनाक, मतलब उसका कुछ भी होता है, तो समझ जाओ यार, मतलब क्लास में सर के आए हो तो कवि तो बन नहीं पाएंगे भाई, ठीक है। कवि बनने के लिए एकदम चाहिए होता है, फीलिंग चाहिए होती बहुत सारी, है ही नहीं यार, कहां से कवि बनेगा, है ना। तो सस्ते कवि समझ लो भाई, सस्ते कवि गुलजार तो हो ही नहीं सकते, ठीक। चले तो जैसा समझ लो भाई, तुमको जैसा याद हो जाए, तुम्हारे पास कुछ और अच्छा हो तो तुम उसको याद कर लो भाई, यू आर फ्री टू चूज, है कि नहीं भाई लोग। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, आपके पास कुछ और बढ़िया हो तो आप उससे याद कर लो, आपके ऊपर है सारा कुछ, आपके ऊपर है यार, फ्री हो आप जैसे चाहे वैसे याद करो भाई, जैसे चाहे वैसे याद कर लो। मेरे दिमाग में इंस्टेंटली जो आ रहा था मैंने तुमको बता दिया, है ना, तो बहुत नॉर्मल है, सीखेंगे यार, लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग भाई, तुमको कुछ आएगा मुझे सिखा देना, मेरे को कुछ आएगा तुमको सिखा दूंगा, है ना, मिलके सीखेंगे भाई लोग, मिलके एकदम। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा क्या है कि 1918 का साल है 1918, एनसीईआरटी के अंदर बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि 1917 दी हुई है, डेट 1917 नहीं है भाई, एनसीईआरटी वाले कभी कभी कर लेते हैं सस्ते नशे, ठीक है। तो 1918 का स्ट्रगल है,
खेड़ा की अगर आप बात करोगे, खेड़ा एक जगह पड़ती है गुजरात के अंदर, ठीक है। कहां पड़ता है बेटा? खेड़ा के अंदर पड़ता है। खेड़ा पड़ता है आपका गुजरात के अंदर, ठीक है। खेड़ा कहां पड़ता है? गुजरात में। तो खेड़ा के साथ दो प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। नंबर वन, एक्सेसिव रेनफॉल, ठीक है। एक्सेसिव रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल मतलब जरूरत से ज्यादा बारिश, ठीक है। और दूसरा इशू है यहां पे प्लेग, ठीक है। दूसरा इशू यहां पे प्लेग एपिडेमिक, ठीक। दूसरा इशू यहां पे प्लेग एपिडेमिक। प्लेग क्या होती है? बीमारी होती है, डिसीज कॉज्ड बाय, डिसीज कॉज्ड बाय रैट्स। इसको आप साइंस में ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिसीज कॉज्ड बाय रैट्स। तो फेटल हो सकती है, कई बार जो है ऐसी भी हो सकती है कि मतलब आदमी मर भी सकता है कि नहीं प्यारे बच्चों? चलिए, तो कुल मिलाकर के खेड़ा के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, और दूसरा यहाँ पे कई बार बीमारी भी फैली हुई है, ठीक है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, इसको ऐसे देखेंगे। एज अ रिजल्ट होता क्या है? क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि जितने भी आपके क्रॉप्स थे ये खराब हो गए, क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड। अब जब आपके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू पे द रेंट, फार्मर्स विल नॉट बी एबल टू पे द रेंट, ठीक है, टू पे द रेंट। ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि जो भी इनका जमीन का रेंट है, आप कह सकते हैं रेवेन्यू है, वो फार्मर यहाँ पे जो है यहाँ पे पे नहीं कर पाएगा, ना ही टैक्स दे पाएगा किसी प्रकार का, ना ही अपने जमीन का यहाँ पे रेंट भर पाएगा, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल से लॉजिक है। आप देखो किसान कितना परेशान है। जो बच्चे किसान मतलब जो बच्चे फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उस बात को बहुत अच्छे समझ पाते होंगे कि अगर बारिश गलत समय पे हो जाए और जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपका अनाज खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। खेड़ा के अंदर यही समस्या है कि खेड़ा में अगर आप देखोगे तो 1917-18 का टाइम वो था जब पहली बात तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, दूसरी बात यहाँ पे बीमारी फैली हुई है। एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि जो फार्मर के क्रॉप्स है ना, जितना भी इनका अनाज है वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो ब्रिटिश सरकार थी इन किसानों से रेंट वसूलती थी, जमीन का है ना, रेवेन्यू वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी। अब बेचारे फार्मर का जब अनाज ही बर्बाद हो गया, जब फसल खराब हो गई, तो इस सरकार को टैक्स भरेगा कहां से, है ना? इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो यहां पे खेड़ा के जो फार्मर्स थे, ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे तो खेड़ा के जो फार्मर्स थे, खेड़ा की अगर हम बात करें खेड़ा की, तो बच्चे खेड़ा के जो फार्मर्स थे इनकी एक डिमांड थी, ठीक है। इनकी क्या थी? इनकी एक डिमांड थी, इनका डिमांड था कि गवर्नमेंट, ठीक है, इनकी डिमांड थी दैट गवर्नमेंट शुड नॉट कलेक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट शुड नॉट कलेक्ट रेंट्स, ठीक है, गवर्नमेंट शुड नॉट कलेक्ट रेंट्स या रेवेन्यू। या सिंपल सी बात क्या है कि ये चाहते थे कि सरकार जो है, सरकार क्या करे, सरकार जो है कर माफ करते, यहाँ पे कर या फिर जो रेंट ये दे रहे हैं उसको माफ करते, ठीक है, माफ करते। ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए, तो हमने क्या सीखा बच्चों अभी यहां तक, इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। माफ कर दे, ठीक है, सॉर्टेड। चलिए, तो हमने क्या सीखा अभी तक कि खेड़ा में फार्मर्स की डिमांड क्या थी कि सरकार क्या करे, या तो इस रेंट को खत्म कर दे, माफ कर दे इस साल के लिए, और हम लोग से ना वसूले। लेकिन अगर आप देखोगे सरकार जो है इस बात से एग्री कर नहीं रही है, ठीक है। बट दिक्कत यह है कि गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बात को मानने को तैयार नहीं हो रही, गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री, ठीक है। जब गवर्नमेंट एग्री नहीं करती है तो गांधी जी क्या करते हैं, तो गांधी डिड सत्याग्रह, गांधी डिड सत्याग्रह, गांधी डिड सत्याग्रह, सत्याग्रह इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स, ठीक है, इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों इस चीज को, इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं, बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है डिटेल में, इसलिए प्लीज इन नोट्स को ध्यान से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत समस्या क्या है खेड़ा के अंदर की, खेड़ा में एक तो बारिश की वजह से जो है यहाँ पे अनाज जितना भी है बेटा खराब हो चुका है, साथ ही साथ आप देखोगे यहां बीमारी फैली हुई है। एज ए रिजल्ट फार्मर के लिए, किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि वो किसी प्रकार का रेंट जो है सरकार को दे, बिकॉज ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, उनसे रेंट वसूल लिए, उनसे कर वसूल लिए, टैक्सेस वसूल लिए। तो भाई सिंपल सी बात है, किसान कह रहा है कि हमारे बस की नहीं है, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार इस बात को मान नहीं रही है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, गांधी यहां पे सत्याग्रह करते हैं इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स, एंड इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका अगर आप रिजल्ट की बात की जाए, ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह के अगर हम रिजल्ट की बात करें कि खेड़ा सत्याग्रह का रिजल्ट क्या था, कि गांधी का सत्याग्रह करने का कोई फायदा हुआ, तो बिल्कुल कह सकते हैं फायदा हुआ। इसका रिजल्ट यह था कि जो गवर्नमेंट थी, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इट डिसाइडेड टू कलेक्ट रेंट
या रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स हु कैन अफोर्ड, फ्रॉम फार्मर्स हु कैन अफोर्ड, सिर्फ उन किसानों से ही कर वसूला जाएगा, रेंट वसूली जाएगी जो किसान अफोर्ड कर सकते हैं, बाकियों से नहीं वसूला जाएगा। तो गांधी जी के सत्याग्रह करने का यहां पे फायदा हुआ है भाई, ठीक है, कि गांधी जी ने जब यहां पे सत्याग्रह किया तो फाइनली सरकार इस बात पे मानी कि भाई जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, उन्हीं से वसूला जाएगा, जो नहीं दे सकते उनसे किसी भी टाइप का रेंट या फिर किसी भी टाइप का टैक्स हम नहीं वसूलने वाले फॉर द सीजन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं गांधी का एक बड़ा अच्छा खासा जीत था। और एक और स्पेशल बात है खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कि यहां पे गांधी की मुलाकात होती है एक यंग लीडर से जो कि बाद में जाने जाते हैं एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही एक्टिव लीडर थे, बहुत ही यंग लीडर थे, जिनकी मुलाकात होती गांधी से खेड़ा सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलिए, तो बच्चे इसके बाद हम लोग करेंगे अहमदाबाद की बात, और अहमदाबाद के बाद करूंगा मैं आपसे क्वेश्चन का सवाल। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, उसके बाद हम लोग पहले अहमदाबाद करेंगे, और अहमदाबाद के बाद क्या करेंगे बच्चों, अहमदाबाद के बाद करेंगे हम लोग इसके बाद एक और पोल क्वेश्चन, इसके बाद एक और पोल सवाल। देखिए अब अहमदाबाद के साथ दिक्कत है, ठीक है, हमने एक चीज सीखी है कि 1917 से 1918 का जो समय था, 1917 से 1918 का जो समय था, गुजरात के लिए बहुत बेकार था, क्योंकि गुजरात में क्या हो रहा है, कहीं अनाज खराब हो रहा है, कहीं प्लेग बीमारी फैली हुई है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप अहमदाबाद की बात करो तो अहमदाबाद बहुत पुराने जमाने से जाना जाता है अपने कॉटन मिल के लिए, यानी कॉटन बनाने के लिए, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए अहमदाबाद बहुत फेमस है। लेकिन जब ये प्लेग की बीमारी फैली तो लोगों ने फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया। क्या किया भाई, फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया। अब लोगों को बुलाने के लिए, वर्कर्स को बुलाने के लिए वहां के जो ओनर्स थे, वहां जो मालिक थे, फैक्ट्री मालिक, उन्होंने स्कीम चलाई। उन्होंने कहा कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे, यानी जितनी आपको दिहाड़ी मिलती है उससे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे जो है हम आपको देंगे। लेकिन कुछ टाइम तक ये देने के बाद इन्होंने क्या किया, वापस से बंद कर दिया। अब जब ये बंद कर दिया और महंगाई इतनी बढ़ी हुई थी तो यहां पे क्या किया, जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने भाई आंदोलन देना स्टार्ट कर दिया, धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो दिहाड़ी है, डेली वेजेस है, उसको 50% तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन मिल ओनर्स कह रहे थे भैया 50% हम नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम बढ़ाएंगे भी तो मैक्सिमम 20% बढ़ाएंगे। तो ऐसे केसेस में मिल ओनर यानी फैक्ट्री के जो मालिक थे, मिल के मालिक थे, और वहां काम करने वाले जो वर्कर थे, उनके बीच में काफी तनातनी हो रही है, बहसबाजी हो रही है, ठीक है, काफी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। इसमें देखो डेफिनेट सी बात है, जो मालिक होगा उसका बहुत नुकसान होगा, बिकॉज कपड़े नहीं बन पा रहे हैं, मार्केट में आप बेच नहीं पा रहे हो, तो नुकसान बहुत जबरदस्त हो रहा है। ऐसे में क्या होता है कि एक मिल ओनर है जिनका नाम था अनुसुया बेन साराभाई। क्या नाम था भाई, अनुसुया बेन साराभाई। तो ये गांधी को बुलाती है, कहती गांधी जी आप आइए और आप करके इस बात का कोई सोल्यूशन निकाल के दीजिए। तो जब गांधी आते हैं, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, तो वो भैया वो भी जो है यहां पे वर्कर्स के साथ क्या करते हैं, धरने प्रदर्शन में जुट जाते हैं और कहते हैं कि हम करेंगे हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल। तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम यहां पे क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो कई बार इसको अहमदाबाद सत्याग्रह के साथ साथ अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए तो लिखते जाइए फटाफट से बच्चों, लिखते जाइए, दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको अभी हम। ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, अब देखो दूसरा रीजन क्या है भाई, ड्यूरिंग प्लेग वर्कर्स stopped coming to mills, मतलब कॉटन मिल्स। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सी मिल्स है भाई, कॉटन मिल्स, यहां पे कॉटन का सामान बनाया जाता है, फैक्ट्री समझ लीजिए। टू अट्रैक्ट द वर्कर्स, वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके मिल ओनर्स थे, ठीक है, वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मिल ओनर्स ने क्या किया, started giving bonus। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट। ठीक है, बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट, यानी ज्यादा पैसा देना, आपकी जो सैलरी है, जो आपकी वेजेस है, उससे ज्यादा पैसा आपको देना, उसको कहते हैं बोनस। ठीक है बच्चों, तो यहां पे क्या किया, वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके मिल ओनर्स थे उन्होंने बोनस देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन समस्या कहां पे आती है कि आफ्टर सम टाइम
ये जो आपका बोनस था इसको क्या कर दिया गया भाई, वो स्टॉप, इसको क्या कर दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, सिंपल है। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो लिख लेते हैं पहले अहमदाबाद, अहमदाबाद सत्याग्रह। ठीक है, अहमदाबाद सत्याग्रह, सॉलिड। चलिए, तो अभी तक आपने क्या सीखा, लास्ट क्लास में क्या सीखा, मतलब लास्ट स्लाइड में क्या सीखा, नंबर 1 हमने ये देखा कि नंबर 1 अहमदाबाद सत्याग्रह को आप अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखोगे कि जब प्लेग फैला हुआ था, प्लेग बीमारी फैली हुई थी, तो वर्कर्स ने मिल्स में आना बंद कर दिया। वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो मिल ओनर्स थे, इन्होंने क्या किया, बोनस देना स्टार्ट किया। बोनस मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। ठीक है, और लास्ट में क्या किया, इन्होंने बोनस देना फिर बंद कर दिया। अब अगर आप देखोगे कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज्ड प्राइसेस, आप इन्फ्लेशन की जगह सिंपल शब्द लिख लो इंक्रीज प्राइसेस। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज प्राइसेस, तो आप वर्कर्स से डिमांडेड, वर्कर्स डिमांडेड 50% इंक्रीज इन वेजेस। ठीक है, 50% इंक्रीज इन वेजेस, मतलब होता है दिहाड़ी, यानी जो डेली वेज के हिसाब से आप ऐसा किया जाए उसको हम कहते हैं वेजेस। ठीक है, सैलरी आपको मंथली मिलती है, बात है दिहाड़ी की अगर आप बात करें डेली वेज के हिसाब से दिहाड़ी दी जाती है। भाई आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि भाई प्राइस बड़े सामान का दाम बढ़ा हुआ है, तो महंगाई मैनेज करने के लिए बार-बार कह रहा है कि 50% हमारी दिहाड़ी बढ़ा दो। लेकिन भाई मिल ओनर्स क्या कह रहे हैं, ओनली इंक्रीज, मिल ओनर्स ओनली रेडी टू इंक्रीज वेजेस बाय 20%। मिल ओनर्स कह रहे हैं भैया सिर्फ 20% ही हमारी दिहाड़ी बढ़ाएंगे। जो मिल वर्कर्स करते हैं दे गो ऑन स्ट्राइक। ठीक है, तो मिल वर्कर्स क्या करते हैं बच्चों, मिल वर्कर्स जाते हैं यहाँ पे हड़ताल, तो मिल वर्कर्स गो ऑन स्ट्राइक। कहाँ चले जाते हैं आपके पास हड़ताल, स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल करना। ठीक है, हड़ताल, भाई ये चले जाते हैं अपने हड़ताल पे। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए तो सॉल्व इशू अनुया, ठीक है, बड़े आगे नहीं किया हुआ है, से आ जाओ। ठीक है, नहीं मैंने तो अनुया में सारा भाई, ये कौन थी, ये भी बड़ी बच्चे लोग नहीं थी। ठीक है, मेरे मालिक थी, तो उन्होंने कहा भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, गांधी। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, तो आपने हमला पे डाला भाई थी, ये भी इन्होंने को सॉल्व किया भाई गांधी ने सॉल्व किया। तो जब गांधी ने आया, गांधी ने सत्याग्रह किया इन कॉटन मिल वर्कर्स बिहार पे। ठीक है, तो कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर से इनके बिहार पे गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह करना स्टार्ट किया। गांधी ने भूख हड़ताल पे स्ट्राइक पे इन्होंने कहा कि जब तक हमारी डिमांड नहीं मानी जाएंगी तब तक हमारा हड़ताल चलता रहेगा। और ऐसा रिजल्ट है फाइनली अब भी आता है वर्कर्स जितने दिन काम करने वाले हैं दिहाड़ी को 35% यानी 35% जो है यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चल आगे बच्चों, अहमदाबाद यहाँ पे। ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, फिर गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह है among cotton mill workers and went on hunger strike भूख हड़ताल था। इसके बाद कोड आने वाला याद रहेगा। ठीक है, हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है भूख हड़ताल। गांधी जी देख भाई भूख हड़ताल। ठीक है, चलिए आगे क्या हुआ रिजल्ट ये होगा कि जो वेजेस हैं increase by 35%, increase by 35%। तो ये है गांधी के लिए बड़े सत्याग्रह अमेंडमेंट। तो बच्चों एनसीईआरटी के अंदर लाइन किया गया है, एनसीईआरटी में मतलब पूरा नहीं किया गया भाई, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप सारियों को जाने इन डिटेल जाने ताकि कभी अंदर निकल जा रहा है तो आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो भाई सत्याग्रह में बड़ा प्रॉब्लम क्या थी, बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, बीमारी फैलने वाली नाइन रही थी,
गांधी ने सत्याग्रह करके छोड़ दिया। ठीक है, कहने का मतलब सरकार ने कहा कि जो कोर्ट करता है वही रहेगा। इसके बाद अहमदाबाद वजह से मिले बंद हो गई, बरसात कर दिया। तो भाई जो मिले मालिक ने कहा क्या हमारे यहाँ करने आइए, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद ये स्कीम बंद कर दी गई। अब इससे वर्कर्स बहुत दुखी हैं, बहुत नाराज हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए उनका डिमांड है कि हमारी दिहाड़ी को, हमारे वेजेस को 50% तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन मिल ओनर्स कह रहे हैं कि हम सिर्फ 20% बढ़ाएंगे। तो ऐसे केसेस में गांधी को बुलाया जाता है, गांधी आते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि जितने भी कॉटन मिल वर्कर्स हैं उनकी जो दिहाड़ी है, जो वेजेस है, उसको 35% से बढ़ा दिया जाता है। और ये कहलाता है आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह। चलिए अब एक सवाल करते हैं फटाफट से, उसके बाद थोड़ा सा राउलेट करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है कि गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह इन डैश टू सपोर्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। गांधी जी ने कहां पे सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए? स्पेन में, न्यूजीलैंड में, अहमदाबाद में या फिर सूरत में? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, तो कितने बच्चे यहाँ पे जो है अपनी सुनीता के लिए ताजमहल बनवा रहे थे। ठीक है, तो अभी पता चल जाएगा भाई चैट के अंदर ही, खतरनाक एकदम। ओके, बहुत ही सही, बहुत ही सही। ओके, बहुत ही सही, बहुत ही सही। चलिए तो पोल स्टार्ट कर देते हैं आपके लिए बच्चे। यहाँ थोड़ा सा लैग चलता है, वो तो आपको पता है, तो जब मैं 10-15 सेकंड हमेशा वेट कर लेता हूँ, रुक जाता हूँ। बहुत ही सही, बहुत ही सही। एक बच्चा अलग ही चाहे सिग्मा 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 है भाई, सिग्मा है ना, है ना? जोर से बोलो सिग्मा है, क्या बात है भैया, बोलो सिग्मा रहेगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ओ भाई सिग्मा 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 बोलो, ओ भाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 10 में सिग्मा, 10 में सिग्मा, है ना? खतरनाक चल रहा है बच्चों का। ओ भाई सिग्मा में आओ, सिग्मा में आओ, सिग्मा में आओ। कभी देखा ऑटो वालों को एकदम खतरनाक आवाज लगाते हैं, आओ भाई आओ भाई आओ भाई, 62 62 62, है ना? कई बार देखा तुमने चीज? तो ऐसे हमारा बच्चा कह रहा है आओ भाई सिग्मा 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 सिग्मा, आओ भाई सिग्मा में आओ, सिग्मा में आओ, सिग्मा में आओ, सिग्मा में आओ। चलो फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो यार, फटाफट से आंसर करो, खतरनाक आंसर करो भाई, खतरनाक आंसर, गजब गजब बच्चों का कहर डाल दियो यार तुम लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, क्या बात है, मजा ही आ गया। ठीक है, मजा ही आ गया भाई, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, है ना? चले तो बच्चे आंसर कर दिया, पोल टाइम खत्म हो रहा है, पोल टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। अच्छा फटा, पोल टाइम खत्म हो रहा है, बहुत ही बढ़िया, खत्म हो जाने दो पोल टाइम, जल्दी से खत्म हो जाने, मैं खुद वेट कर रहा हूँ इस चीज का। हाँ, थोड़ा लैग लूप चलता रहता है यार, लैग एक चलता रहता है, थोड़ा पीछू चलता है, पीछू, है ना? चलो तो भैया सब सारू छे, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए अहमदाबाद भाई लोग, अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात, गुजरात एकदम मस्त। कोई अहमदाबाद से बच्चा ज्वाइन कर रहा है, गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। भैया गांधी जी भी गुजराती थे कहीं ना कहीं, है कि नहीं? चलिए तो 94.61% यार, दिल जीतिया उड़ाने वाला तुमने, लिटरली बता रहा हूं भाई, तुम्हारे आंसर परसेंटेज बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे न्यूमरेबल बच्चों ने यहाँ पे आंसर्स दिए। कहां पे भाई? सिंपल सिंपल, यहाँ पे इतने सारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर्स दिए हमारे चार्ट के ऊपर भी, जबरदस्त चार्ट के ऊपर, क्या बात है। ओके, सो शिव सुदन शर्मा अग्रिम विद अस, आरसीबीएन अभी विद अस, प्रिया पांडे विद अस, प्रमित विद अस, क्या बात है यार, बहुत सारे प्यारे प्यारे सुपर वाले अमेजिंग वाले बच्चे जिन्होंने यहां पे आंसर दिया, साथ ही साथ चैट पे आंसर दिया और मचा दिया धमाका। क्या बात है बोलती पब्लिक, बढ़िया कर रहे हो यार, मस्त 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 मस्त, जबरदस्त। चलो कहानी में थोड़ा आगे आते हैं भैया, रोलेट रोलेट भैया के बाद आते हैं। अच्छा, रोलेट भैया के बाद एक और एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है आप बच्चों के लिए, ठीक है? ताकत ताबड़तोड़, देखो बढ़िया। ओके बच्चों, जोश ओपी है कि नहीं भाई? जोश ओपी हो जाएगा चार्ट में, जोश ओपी है ना भाई? जोश बना रहना चाहिए यार, जोश नहीं डाउन होना चाहिए, जोश ओपी चाहिए चैप्टर के अंदर एकदम पूरा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हमारे रावलेट भैया की। रावलेट से कभी रॉट वाइलर याद नहीं आता? रॉट वाइलर एक डॉग का ब्रीड है, ठीक है? कुत्ता होता है बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा मुंह होता है उसका, खतरनाक है, ऐसा लगता है सुनील शेट्टी ऐसे, ठीक है? तो भाई एक बड़ा खतरनाक कुत्ता होता है रॉट वाइलर। जब मैं उसको देखता हूं मुझे रावलेट याद आता है, फैक्ट है, ठीक है? तो 17 की, ये साल बड़े पार्टी में हालांकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप जो है इसको याद रखिएगा। देखो 1917 की बात है, 1917 की, ये साल बड़े मजेदार साल है, बहुत मजेदार। भारतीय पॉलिटिक्स में हलचल मचा हुआ है, ये टिक 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 करके ऐसा हलचल मचा हुआ है। 1917 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केल्म्सफोर्ड, इनके नाम भी खतरनाक होते हैं। अपना नाम सिंपल है, कुणाल, राजू, सीता, है ना, एकदम रमेश, सुरेश, जिग्नेश, ठीक, अभी, ये सिंपल सिंपल नाम है भैया। इनके नाम बर्कन हेड, लॉर्ड केल्म्सफोर्ड, खतरनाक, डायर, डोयर, डॉयर, डूअर, क्या क्या नाम है भाई इनके, अभी बताऊंगा तुमको, ठीक? तो देखोगे 1917 में क्या होता है कि 1917 की बात है,
पूरी कहानी बताऊंगा आपको कि 1917 में जो लॉर्ड कैल्सफोर्ड थे, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैल्सफोर्ड, यार इसकी मम्मी कैसे बुलाती होंगी इसको, मैं यही सोचता हूं, ठीक है। लॉर्ड कैल्सफोर्ड जो थे ये गवर्नर जनरल थे भारत के, ठीक है, वाज लाइक गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल साहब थे, वाइसरॉय कह लीजिए, गवर्नर जनरल थे बेसिकली, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम सेम प्रोफाइल है इनका, तो मतलब भारत के ऊपर इनका एकदम बढ़िया चल रहा है, अपना रौला चल रहा है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, फॉर्म्ड अ सेडिशन कमिटी, इन्होंने क्या बनाया, एक सेडिशन कमिटी बनाई, ठीक है, सेडिशन कमिटी बनाई। इन्होंने क्या किया, एक सेडिशन कमिटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी राउलेट, है ना, नाम देख रहे हो भाई, इसका नाम देख रहे हो, सिडनी राउलेट, क्या खतरनाक नाम, पहले नाम से लग रहा है लड़की, उसके बाद लग रहा है लड़का है, बहुत कंफ्यूजन है भाई, ठीक है। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिडनी राउलेट, और इसी को हम कहते हैं राउलेट कमिटी, ऑल्सो कॉल्ड राउलेट कमिटी या राउलेट कमीशन, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हो बेटा, राउलेट कमिटी के नाम से जानते हैं या फिर राउलेट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो जो राउलेट एक्ट शब्द आया ना, कि राउलेट एक्ट इसको क्यों कहते हैं, तो उसका स्टार्टिंग यहां से होता है, ठीक है। तो अगर आप कई बार देखोगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि 1917 के अंदर जो लॉर्ड कैल्सफोर्ड थे, उस टाइम के गवर्नर जनरल रहे थे, इन्होंने एक सेडिशन कमेटी बनाया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव था टू कीप अ चेक, ठीक है, टू कीप अ चेक ऑन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर नजर रखना, एंड टू सजेस्ट अ सॉल्यूशन, कोई सुझाव बताना कि किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जा सकता है या फिर किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सॉलिड है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, नंबर 1 कि 1917 में कैल्सफोर्ड भैया ने कमेटी बनाई जिसको आप कहते हैं सेडिशन कमिटी। इसके चेयरमैन थे सर राउलेट, सिडनी राउलेट, शुरुआत में लगेंगे लड़की, बाद में है लड़का, तो एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसी कमिटी को आप कहते हैं राउलेट कमिटी। इसका एक मेजर मुद्दा था, वो ये था कि ये बताना कि जो क्रांतिकारी एक्टिविटीज चल रही, क्रांतिकारी मतलब सरकार के अगेंस्ट क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है। सेडिशन का मतलब होता है जब आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हो। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हो तो कहा जाएगा भैया आप सेडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे इस कमेटी का मेजर मुद्दा ही यही था, ऑब्जेक्टिव यही था कि आप ये बताइए कि क्या क्या गतिविधियां की जा रही हैं, आप उस पर नजर रखिए, साथ ही साथ कोई सोल्यूशन बता दो जिससे इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सके, इन एक्टिविटीज को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और यहां आता है आपका राउलेट एक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कहानी इसका बैकड्रॉप है। अब 1919 में क्या होता है कि 1919 में ये बात की जा रही है मार्च 1919 की, ठीक है। तो 1919 में क्या होता है भाई, सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे जो राउलेट एक्ट है उसको पास किया जाता है। राउलेट एक्ट पास्ड बाय, कौन पास कर रहा है भाई, पास्ड बाय, किसने पास किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बच्चों के मन में आता है कि सर ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ नहीं है, जैसे आज भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, उस प्रकार वहां पे भी असेंबली हुआ करती थी, ठीक है, जिसका काम था कई सारे लॉज बनाना, कानून बनाना, तो उसको आप कहते हैं इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज भारत में लोकसभा, राज्यसभा है, ठीक है, वहां पे इंडियन मेंबर्स भी थे, लेकिन दिक्कत यह है कि उन इंडियन मेंबर्स की इतनी चलती नहीं थी, उनको वहां बैठा तो दिया जाता था लेकिन उनकी बात को कोई खास सुनता नहीं था, है ना, ऐसे इग्नोर मार देते थे, ओए इंडियन, ओके यू इंडियन, तुम्हारी बात का हम लोग कोई वैल्यू नहीं देता, हम लोग ब्रिटिशर लोग हैं, हमारे जो मन में आएगा हम करेगा, हम लोग राउलेट एक्ट लगाएगा, तुम जितना भी अपोजिशन करते रहो, तुम जितना भी हम लोग को विद्रोह करते रहो, हम तुम्हारी नहीं मानेगा, है ना, तुम करते रहो। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि भैया राउलेट एक्ट को बहुत अपोज किया हमारे इंडियन मेंबर्स ने, लेकिन ब्रिटिशर्स तो नालायक है, वो तो सिंपल सी बात है मानने वाले नहीं, वो क्या कर रहे हैं, तुम लोग करो अपोजिशन, हम तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, हम लोग ब्रिटिशर है, हम चालाक चोर लोग होता है, हम तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम लोग अपना मुंह बंद करो, हम लोग तो राउलेट एक्ट पास करेगा, सिंपल है भाई, ठीक है। तो बहुत सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, ठीक। अब देखो अब क्या होता है कि राउलेट एक्ट को यहाँ पे पास कर दिया जाता है डिस्पाइट यूनाइटेड ऑपोजिशन बाय द इंडियन मेंबर्स, डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन बाय द इंडियन मेंबर्स। भैया इंडियन मेंबर्स ने अपोज किया, लेकिन उस अपोज करने का कुछ फायदा है नहीं,
ऑपोजिशन बाय द इंडियन मेंबर्स, कहना कोई बात नहीं बेटा, करते रहो तुम, हम तुम्हारी वैसे ही नहीं सुनने वाले हैं। अब समस्या ये है कि राउलेट एक्ट के साथ दिक्कत क्या है। देखिए राउलेट एक्ट को हम बोलते हैं नो वकील नो अपील नो दलील। उसका रीजन है कि बेटा अगर एक बार पकड़ लिया ना पुलिस ने तुमको, तो ये डंडा मारेगी, ये डंडा मारेगी, ना बैठ पाओगे, ना खड़े हो पाओगे, ना हंस पाओगे, ना रो पाओगे। ठीक है, तो पुलिस का सिंपल है, पुलिस बहुत पावरफुल हो गई। अब सोचो तुमने अगर बोला ब्रिटिशर्स एक नंबर के, तुम एक नंबर के बोलने जा रहे तो पुलिस आ गई, ब्रिटिशर को बोल रहा है, रुक अभी होता तो डंडा लेके आ गए, रुक ब्रिटिशर को गाली देते गद्दारी कर गद्दारी कर ब्रिटिश से गद्दारी कर। अब बताते हैं अभी तुमको, ठीक। तो पुलिस आके जो है उठा के ले जाएगी तुमको, 2 साल तक उठा जेल में डाल देगी, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुमने बोल ही रहे थे तब तक जो है पुलिस आ गई, गद्दारी कर ब्रिटिशर के साथ गद्दारी कर। बताते हैं अभी तुमको, ठीक। तो सिंपल है भाई, पुलिस उठा के ले जा रही तुमको, ठीक है। चलो, डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन बाय द इंडियन मेंबर्स। अब राउलेट एक्ट में हो क्या रहा है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है इसके साथ, क्या ध्यान देखो, ध्यान दो भाई, ये ध्यान दो। ब्रिटिशर बहुत नालायक लोग हैं यार, बहुत नालायक। अगर मैं क्रांतिकारी होता उस टाइम पे, एक हाथ को तो मार ही देता यार, फैक्ट है ना। किससे, डंडा से यार, डंडे ही से मार सकते हैं भाई, वही होता अपने पास, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ठीक। तो राउलेट एक्ट के साथ दिक्कत क्या है कि इफ कॉट doing any revolutionary activity, revolutionary यानी क्रांतिकारी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, ठीक है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट ब्रिटिश, अगर आप कुछ भी करते हुए मिल गए अगेंस्ट द ब्रिटिश, के बाद क्या होगा, पहली बात कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। पहली बात तो बिना किसी वारंट के आपको बेटा पुलिस उठा के ले जाएगी ना, पूछेगी भी नहीं, बताएगी भी नहीं आपको क्यों किया, ठीक। कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, ठीक है। उसके बाद बहुत सिंपल है, पुट इन जेल, ठीक है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिव गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर्स, टू अरेस्ट एनीवन, and put in prison, prison का मतलब होता है जेल, ठीक है। prison का मतलब होता है जेल। विदाउट एनी ट्रायल मतलब बिना कोर्ट में केस चलाए, विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years, ठीक है। ट्रायल फॉर अप टू 2 years, तो मतलब 2 साल तक बिना किसी केस को चलाए जो है आपको उठा करके कहां डाल दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट, इसको कई बार हम ब्लैक एक्ट कहते हैं और कई बार इसको कहते हैं नो अपील, ठीक है। इसको कई बार कहते हैं भाई नो अपील, नो वकील और नो दलील, ठीक है। तो लिख लेना भाई इसको, हिंदी में कई बार इस तरीके से भी कहा जाता है, नो अपील नो वकील नो दलील, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों इस चीज का। एक बार इसको येलो डर्टी फेलो से यहाँ पे बना लेते हैं लाइन, एकदम बढ़िया सी, मस्त जबरदस्त, क्या बात है भाई लोग, ठीक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक राउलेट एक्ट के बारे में कि राउलेट एक्ट के तहत अगर आपको गलती से पकड़ लिया गया बेटा सरकार के अगेंस्ट कुछ भी करते हुए, तो बेटा सीधा उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। यानी पुलिस आपको बिना किसी वारंट के यहाँ पे उठा के ले सकती है, ठीक है। पुलिस ऐसे ही अरेस्ट कर लेगी, अगर पुलिस को पता चल गया कि आप कुछ कर रहे हो, सरकार के अगेंस्ट कर रहे हो, तो पुलिस क्या करेगी, आपको उठा के ले जाएगी और उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जा सकता है 2 सालों तक के लिए। आप अपने लिए केस लड़ नहीं सकते, ना वकील कर सकते हो, ना कोर्ट में अपील कर सकते हो, ना ही अपनी बात आगे रख सकते हो। तभी इसको कहते हैं काला एक्ट या फिर नो अपील, नो वकील और नो दलील। ना अपनी बात रख पाओगे, ना अपने लिए वकील कर पाओगे, लॉयर कर पाओगे, ना ही किसी कोर्ट में जाके अपने लिए केस फाइट कर पाओगे। तो यह है आपका राउलेट एक्ट, ठीक है। अब ये राउलेट एक्ट इतना ज्यादा अनजस्ट है कि इसको लेकर के लोग बहुत ज्यादा अपोज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे पहले हमारे गांधी जी आ जाते हैं, गांधी कहते हैं बहुत नाइंसाफी है। अरे ओ कालिया, अरे बहुत नाइंसाफी है रे, ये कौन सा एक्ट पास कर दिए हैं, कहें गांधी जी राउलेट एक्ट। अच्छा राउलेट एक्ट, तो क्या होता है कालिया इसमें, तो सरकार अगर आप गलती से पकड़ लिए गए आंदोलन करते हुए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, तो उठा के 2 साल जेल में डाल देंगे। कहेंगे अच्छा, कह रहे कैसे डाल देंगे, हम तो सरकार को अपील करेंगे जाके कोर्ट में। कहने सरकार अपील ना कर पाओगे, इतना जल्दी डंडा लगाएगी ना ब्रिटिश सरकार,
कि सीधा 2 साल के लिए जेल के अंदर। कहने अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सिंपल है। गांधी जी भी अपने ठंडे तो है नहीं भाई, गांधी जी कहते हैं अच्छा आ गए मेरे रावलेट का तमाशा देखने, आ गए मेरे रावलेट का तमाशा देखने, अभी हड़ताल होगी, फिर आंदोलन होगा, सत्याग्रह होगा, अच्छा है अच्छा है, आ गए मेरे रावलेट का तमाशा देखने। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, गांधी जी भी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं तैयार हैं बेटा तुम आओ। ठीक है, तुमने जो रावलेट एक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है ना, इसके अगेंस्ट में अभी सत्याग्रह लेके आ रहा हूं। ठीक है, अभी मैं इसके अगेंस्ट सत्याग्रह लेके आ रहा हूं, अभी आंदोलन करूंगा, प्रोटेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। ठीक है, अब आता है गांधी जी का स्पेशल यहाँ पे रावलेट सत्याग्रह। ठीक, गांधी जी का आता है एकदम रावलेट वाला सत्याग्रह। तो गांधी कहते हैं कि भैया 6 अप्रैल के दिन जो है ऑल इंडिया में हड़ताल की जाएगी। क्या की जाएगी? पूरे इंडिया में हड़ताल की जाएगी, सब बंद कर दिया जाएगा। ठीक, सब बंद कर देंगे, सत्याग्रह करेंगे हम इसके अगेंस्ट, रावलेट सत्याग्रह। रावलेट सत्याग्रह क्यों? क्योंकि भैया रावलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है यहाँ पे सत्याग्रह किया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया रावलेट सत्याग्रह। ध्यान दीजिए, बच्चे थोड़ा टाइम आपका और लूंगा, 5, 7, 8 मिनट का, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको सत्याग्रह मूवमेंट्स ना बहुत डिटेल में बताए, अगर नहीं बताए होते तो बड़ी आसानी से जो है क्लास खत्म कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन एक सवाल करते हैं, उसके बाद जो है आप बच्चों से मैं उसके बाद रावलेट सत्याग्रह डिस्कस करूंगा। ठीक है, फटाफट से लास्ट के 2 टॉपिक्स करेंगे, लास्ट के 2 टॉपिक्स रावलेट सत्याग्रह, रावलेट के बाद अपन करेंगे जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के बाद क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद क्लास को एंड। एक क्वेश्चन करें बढ़िया सा, एक असर्शन रीजन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, मजा आएगा। असर्शन कहता है कि रावलेट सत्याग्रह इंक्रीज द पावर्स ऑफ द पुलिस, और रीजन कहता है कि द ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज, यानी राष्ट्रवादी जो गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने का जो है ब्रिटिश सरकार ट्राई कर रही थी। और जो रावलेट सत्याग्रह, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट बच्चे, सत्याग्रह नहीं है, रावलेट एक्ट है। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं, ध्यान से दीजिएगा आंसर। ठीक है, तो ये रावलेट एक्ट है आपका, नॉट सत्याग्रह। तो रावलेट एक्ट इंक्रीज द पावर्स ऑफ द पुलिस, रावलेट एक्ट की वजह से पुलिस का या सरकार का पावर बढ़ गया, और इसी वजह से रावलेट एक्ट लाया गया था, क्योंकि सरकार जो है इन गतिविधियों पे, राष्ट्रवादी गतिविधियों पे एंड एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना चाहती थी। तो पहली बात आपको क्या करना है, याद रखना है कि पहली बार दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो फिर आपको देखना है कि क्या दूसरा वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे देखोगे, ध्यान दो, आप क्या करोगे, पहले दोनों स्टेटमेंट चेक करोगे, अगर ये सही है तो उसके बाद आपको लास्ट के 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देना, हटा देना है। फिर यहां पे क्वेश्चन लगाना है, वाई लगाना है या बिकॉज लगाना है। ठीक है, अगर वाई या बिकॉज का आंसर आपको यहां मिल जाता है, इसमें मिल जाता है, तो आप पहले वाले के साथ जा सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप दूसरे वाले के साथ जा सकते हैं। ये असर्शन रीजन करने का तरीका है, इसको अप्लाई करिए और फटाफट से करके दिखाइए। चलिए फटाफट से करके दिखाइए बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर यू। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ताबड़ तो बच्चों मजा रखा है तुमने, बहुत मजा आ रहा है हमको। ओहो क्या बात है बच्चे, एकदम खतरनाक ही कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, ताबड़ तोड़ आंसर करते हो बच्चे, बहुत अच्छा आंसर करते हो भाई, बहुत बढ़िया। आ गए फिर से मेरे पोल का तमाशा देखने हैं, अभी पोल चलेगा, पोल के बाद आंसर आएंगे बच्चे, बच्चे पोल नहीं आएगा, बच्चा नेट नहीं चला, बच्चा कहेगा सर जादू आ गया, सर जादू, सर क्लास में जादू आ गया सर उठा ले जाएगा सर आपको। ठीक है, चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं हम लोग। क्या रहे बच्चों, मस्त, ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, बड़ा मस्त चैप्टर है, जबरदस्त चैप्टर है, बढ़िया है। बच्चे क्या कर रहे हो ऐसे तुम लोग, आंसर क्या कर रहे हो? और बच्चों ने ऐसे सही आंसर किया यार, बढ़िया आंसर किया, मस्त, क्या बात है, आंसर खत्म हो गया। चलो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ एंड आर ट्रू, आर एक्सप्लेन से, बिल्कुल सही बात है यार, दोनों स्टेटमेंट सही थे, जब सही थे तो उसको हटा दो भाई, बिकॉज भाई रावलेट सत्याग्रह की वजह से जो है पावर्स इंक्रीज हो गए, तो ठीक है। और रावलेट नहीं सॉरी, रावलेट एक्ट आया भी इसी वजह से था, क्योंकि भाई हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो इन टाइप की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह गलती से टाइप हो गया था बच्चे, इसको एक्ट कर लेना। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया आंसर, तो ओहो 80%, बट मेरे लिए अच्छा है यार, मेरे लिए लिटरली अच्छा आंसर था ये। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने यहाँ पे मेरे को चार्ट पे भी आंसर सही दिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग एटलीस्ट क्वेश्चन कर रहे हो उस तरीके के, एंड दैट इज गुड। अगर किसी का गलत भी हुआ तो दुखी नहीं होना बालकों, दुखी बिल्कुल नहीं होना है। शिव सुदन शर्मा भाई क्या बात है, अब तो आदत से है मुझको ऐसे जीने में, है ना। आरसीबीएन अभी अग्रिम विद अस, साक्षी विद अस, वैभव वर्मा विद अस, और बहुत सारे प्यारे प्यारे उड़ानियन तो डोगेश के दोस्त जिन्होंने आंसर किया मुझे चैट के ऊपर, क्या बात है भाई लोग, क्या बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है रावलेट सत्याग्रह का, हम लोग लास्ट टॉपिक्स कर रहे हैं, रावलेट सत्याग्रह इसी से जुड़ा हुआ जलियांवाला बाग है, उसका क्लास को फाइनली वाइंड अप करेंगे, बाय बाय बोलेंगे आपको। ठीक है, सॉरी भाई लोग, सॉरी है, चलिए ओके, जलियांवाला बाग था। चलो आगे बात करते हैं भैया, रावलेट सत्याग्रह की बात है, रावलेट
रावलेट सत्याग्रह। गांधी जी जो एकदम 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 वैसे हो चुके हैं, ठीक। गांधी जी कहा कि बेटा बहुत नाइंसाफी है, गब्बर बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो गांधी गांधी वांटेड, ध्यान दीजिएगा कि गांधी वांटेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस, गांधी वांटेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट रावलेट एक्ट, अगेंस्ट रावलेट एक्ट, ठीक है, अगेंस्ट रावलेट एक्ट। ये कब बिगिन होगा? बिगिन ऑन 6 अप्रैल, 6 अप्रैल विद ऑल इंडिया हड़ताल, विद ऑल इंडिया हड़ताल। हड़ताल मतलब स्ट्राइक, ठीक है। हड़ताल का मतलब होता है स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक मतलब पूरे देश में क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक। एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि रैली ऑर्गेनाइज की गई थी, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। शॉप्स वर क्लोज डाउन, रैलीज वर ऑर्गेनाइज, शॉप्स वर क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी गई, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही है, हड़ताल की जा रही है भाई, बंद किया जा रहा है, दुकानें बंद कर दी गई, रैली ऑर्गेनाइज कर दी गई, ठीक है। जो आपके वर्कर्स थे स्ट्राइक पे चले गए, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप, इन रेलवे वर्कशॉप। वर्कर्स कहां चले गए भाई? वर्कर्स चले गए हड़ताल पे। तो रेलवे की वर्कशॉप होती है ना, मतलब जहां पे काफी सारी चीजें ठीक की जाती हैं, इंजन वगैरह की साफ सफाई की जाती है, ठीक है। तो रेलवे को मेंटेनेंस वाला काम वहीं पे होता है और काफी सारी चीजें बनाई भी जाती हैं बच्चों। तो जो रेलवे की वर्कशॉप थी वहां पे जितने भी आपके वर्कर्स थे वो सारे के सारे कहां चले गए? सारे के सारे हड़ताल पे चले गए। और इन सारी बातों से नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्रबल्ड। नाउ बिकॉज ऑफ दिस, नाउ बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ? तो ब्रिटिश सरकार थी वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्रबल्ड, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, लास्ट टॉपिक चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्रबल्ड, वाज ट्रबल्ड, ठीक है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्रबल्ड, बहुत सिंपल सी बात है। ट्रबल्ड का मतलब होता है मैं परेशान, परेशान, गांधी जी से परेशान, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, अगर आप देखोगे ध्यान से कि रावलेट सत्याग्रह में हो क्या रहा है। नंबर 1, गांधी जी चाहते थे कि एक ऑल इंडिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाए जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल को की जाए हड़ताल से, ऑल इंडिया स्ट्राइक से। इसके रिजल्ट आप देखोगे कि शहर शहर में रैलियां ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, लोग जुलूस निकाल रहे हैं भैया, ब्रिटिशर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखो कि शॉप्स बंद की जा रही हैं, रेलवे का जो वर्कशॉप था जहां पे लोग काम करते थे वहां लोग हड़ताल पे चले गए। इन सबसे जो है हमारे ब्रिटिशर हो गए परेशान, बहुत परेशान, गाना गा रहे हैं मैं परेशान परेशान गांधी जी से परेशान, ठीक। मस्त एकदम खतरनाक परेशान हो रखे हैं वो लोग, है ना। गांधी जी कह रहे हैं कैसा लगा मेरा मजाक, आया ना मजा, पंगे ले रहे हैं उनसे, हैं पंगे ले रहे हैं उनसे। अब ब्रिटिशर ना बहुत परेशान लोग हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक। अगर कभी इनकी बात अगर पूरी नहीं होती है, ठीक है, अगर इनको लगता है कि इनको कोई चैलेंज कर रहा है तो एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो है मार पिटाई, कुटम कुटाई, ठीक। तो इनका सिंपल लॉजिक है भैया अगर बात नहीं माने तो इधर लात मारो, सिंपल है इनका, ठीक है। अब इनको यही समझ में आया, इनको लगा यार इस तरीके से लोग अगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे तो हमारा तो बंटाधार हो जाएगा, रेलवे बंद हो जाएगी, टेलीग्राफ सर्विसेज इफेक्ट हो जाएंगी, बाबू कुछ तो करना पड़ेगा ना। ब्रिटिशर ऐसा खड़ा हुआ है, ऐसा तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, ऐसा ब्रिटिशर खड़ा हुआ है, वो आंदोलन करवा रहे हो, हैं रेलवे बंद करवा रहे हो, टेलीग्राफ सर्विस बंद करवा रहे हो, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, उनको गेम बजाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ब्रिटिशर क्या कर रहे हैं? पूरा फोर्स यूज कर रहे हैं लोगों को वहां पे कंट्रोल करने के लिए, यानी पुलिस को सीधा ऑर्डर दे दिया कि जाओ और लोगों को डंडे बजाओ, ठीक है। तो भाई ब्रिटिशर का रिस्पॉन्स बिल्कुल सिंपल है। तो हाउ डिड द ब्रिटिश रिस्पॉन्ड? ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, लास्ट टॉपिक चल रहे हैं बच्चे, उसके बाद मैंने कहा क्लास एंड करेंगे फटाफट से। हाउ डिड ब्रिटिश रिस्पॉन्ड? ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। हाउ डिड द ब्रिटिश रिस्पॉन्ड, ठीक। अब अगर आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स वर स्कैर्ड, वर अफ्रेड। ब्रिटिशर्स किस बात से अफ्रेड थे? दैट द लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करने के जो सहारा है, ठीक है। कौन कौन सी लाइन्स हो गए भाई? जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गए, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए ना, टेलीग्राफ उस टाइम पे बहुत यूज होता था, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, ठीक है, टेलीग्राफ सर्विसेज हो गए, रेलवेज हो गए, ठीक है। विल गेट डिस्टर्ब, ये क्या हो जाएंगी? विल बी डिसरप्टेड, विल बी डिस्टर्ब, डिस्टर्ब या फिर डिसरप्टेड, रुक जाएंगी, ठीक। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? तो ब्रिटिश थे, इन्होंने सिंपल सी बात है डिसाइडेड टू यूज फोर्स, डिसाइडेड टू यूज
डिसाइडेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बच्चों? प्रोटेस्टर्स। तो जो आपके आंदोलनकारी हैं उनको अगेंस्ट फोर्स यूज करने का उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी पिटाई करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकी पिटाई करना, इनको मारना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मार पिटाई नहीं करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं। और अगर आप देखोगे कि 10 अप्रैल की बात है, जो लोकल लीडर्स थे, ठीक है, जो लोकल लीडर्स थे आपके अराउंड अमृतसर, उनको यहां पे क्या कर लिया गया भाई? उनको यहां पे इन्होंने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जो लोकल लीडर्स थे अराउंड अमृतसर, उनको क्या कर लिया इन्होंने? अरेस्ट कर लिया। राइट, इन्होंने सिंपल सी बात है यहां पे इनको अरेस्ट कर लिया। अब इन लोकल लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम, अगर बहुत पॉपुलर लीडर्स की बात की जाए तो उसमें थे एक सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो एक सत्यपाल थे और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू, जो अमृतसर के आसपास जो है बड़े एक्टिव थे। तो अगर आप देखोगे तो अमृतसर के आसपास गुजरनवाला जो पाकिस्तान में आता है, यहां पे बड़ी ज्यादा टेंशन फैली हुई थी, बड़ा एकदम घमासान मचा हुआ था। तो ब्रिटिशर यहां पे क्या कर रहे हैं? जो लोकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर ले रहे हैं, लोगों की मार पिटाई कर रहे हैं। तो भाई लोग भी तो रिस्पॉन्ड करेंगे, यहां पे लोग भी तो रिस्पॉन्ड करेंगे। हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड? हाउ डिड द पीपल रिस्पॉन्ड? पीपल रिस्पॉन्ड, लोगों ने यहां पे रिस्पॉन्ड कैसे किया? सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप देखोगे जब पुलिस ने, व्हेन पुलिस अटैक्ड, या आप कह सकते हो फायर्ड, फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन। प्रोसेशन का मतलब होता है बच्चे जुलूस, अपॉन पीसफुल प्रोसेशन। तो उसके बाद क्या हो गया भाई? वायलेंट क्लैशेस ब्रोक आउट। वायलेंट क्रैशेस ब्रोक आउट। बहुत ज्यादा वायलेंट क्लैशेस मतलब लड़ाई हो रही है बच्चों यहां पे। क्लैशेस का मतलब होता है लड़ाई, ध्यान दीजिएगा। तो वायलेंट का मतलब होता है हिंसा। तो काफी ज्यादा हिंसा यहां पे क्रिएट हो गई। जो लोग थे, ठीक है, जो आपके लोग थे, पीपल अटैक्ड, इन्होंने बहुत कुछ अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पीपल स्टार्टिंग अटैकिंग पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इस तरीके की जितनी भी बच्चों आपको बिल्डिंग्स है ना, यहां पे लोगों ने इसको अटैक करना शुरू कर दिया। राइट, तो इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे लोगों ने यहां पे रिस्पॉन्ड कैसे किया। ठीक है, तो जब पुलिस वाले जबरदस्ती का लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं तो भाई लोग चुप तो बैठेंगे नहीं। एक तो आपने उनके लीडर को उठा लिया है और साथ ही साथ जबरदस्ती के आप उन पे गोली बरसा रहे हो। रोज लोग क्या कर रहे हैं भाई? एकदम चुपचाप से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? डम 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 डिक 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 ऐसे करके उन पे गोली बरसा रहे हैं। तो लोग पागल तो है नहीं यार। लोगों ने कहा बेटा तुम अगर हम पे गोली बरसाओगे हम भी मारेंगे तुमको। तो लोगों की एकदम घमासान युद्ध चल रहा है, घमासान लड़ाई हो रही है। अब इतने बीच में एंट्री होती है एक बड़ा दुष्ट आदमी की, उसका नाम था बच्चे दैट इज माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर जो थे उस टाइम के वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। अब देखो जलियांवाला बाग की जो कहानी है उसका पूरा सेटअप बनता है 10 और 11 अप्रैल से। ठीक है, उस जमाने में जो लाहौर और उसके आसपास का एरिया था, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था माइकल ओ डॉयर। तो माइकल ओ डॉयर क्या करते हैं? मार्शल लॉ अनाउंस करते हैं। यहां पे क्या करते हैं बेटा? मार्शल लॉ। कहने का मतलब है कि 4 से ज्यादा लोग यहां पे इकट्ठे नहीं हो सकते, उसको आप कहते हैं मार्शल लॉ। और ये ऑर्डर देते हैं एक और आदमी को जिसका नाम था ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, कि बेटा तुम जाओ और जाके यहां पे पीस मेंटेन करो। ठीक है, तो यहां पे 2 लोग हैं। पहला बंदा है माइकल ओ डॉयर, DWYER, माइकल ओ डॉयर, जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर है जिसने मार्शल लॉ लागू किया है। और दूसरा बंदा है ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये वो आदमी है जिसने जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई थी। ठीक है, तो भाई ये आदमी क्या करता है? अपने सोल्जर्स को लेके जाता है जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 का दिन, जब लोग वहां बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे, बाहर से आए थे, उनको नहीं पता है कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। कुछ लोग वहां पे सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और तभी वहां पे हमारा डायर पहुंचता है। कौन सा डायर? रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जो उस टाइम का ब्रिगेडियर जनरल था। ठीक है, माइकल ओ डायर नहीं, ठीक है, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो यह आदमी पहुंचता है वहां पे सिपाही लेकर के और लोगों के ऊपर तब तक गोलियां बरसाता है जब तक गोलियां खाली नहीं हो जाती। हजारों की संख्या में लोग वहां पे मरते हैं, जिसको आप कहते हो जलियांवाला बाग मैसेकर। और इन सबके बाद एक कमेटी बनाई जाती है जिसको हम हंटर कमीशन कहते हैं। उस कमेटी का हालांकि कोई रिजल्ट नहीं आता। रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड वापस कर देते हैं, गांधी इसकी कड़ी निंदा करते हैं।
जो सत्याग्रही है उनकी नाक रगड़वाई जाती है, उनको टॉर्चर किया जाता है और माहौल काफी खराब हो जाता है ना। तो ये भाई जलियांवाला बाग का आफ्टर मैथ है। अगर आप देखोगे बेटा कि कहते हैं ना कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आज का लास्ट पोल करेंगे इसी बात के साथ, आज का लास्ट पोल करेंगे बेटा इसी बात के साथ, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, लास्ट पोल करेंगे, उसके बाद यहां पे क्लास को एंड करेंगे। कहते हैं ना बेटा कि यहां पे क्या कहा जाता है कि भाई कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है ना। सरदार उधम सिंह का नाम सुना होगा आपने। सरदार उधम सिंह ने, जब सरदार उधम सिंह बहुत छोटे थे जब ये जलियांवाला बाग कांड हुआ है, सरदार उधम सिंह ने ठान लिया था कि जीवन का एक ही मकसद है, उस आदमी को मारना जिसने मार्शल लॉ जो है इनॉग्रेट किया था, मार्शल लॉ लगाया था। और वो जनरल डायर नहीं था, वो डॉयर था, माइकल फ्रांसिस डॉयर, DWYER। ठीक है, जिसने गोलियां चलाई थी वो डायर था, DWDYER। तो उधम सिंह ने जिसको मारा था वो माइकल ओ डॉयर था, जिसने मार्शल लॉ लगाया था। उधम सिंह का भी मानना था कि ये आदमी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना। तो सरदार उधम सिंह ने वहां जाकर उसको मार के आए थे। भाई अपने आप में जिगरा चाहिए, इस बात के लिए भी फैक्ट है। एक बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी, एक बहुत बड़े देशभक्त सरदार उधम सिंह जी, शहीद सरदार उधम सिंह जी। ठीक है, उनका हालांकि फांसी की सजा सुना दी गई थी उसके बाद। और मजे की बात है कि जिस आदमी ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई थी, आप सोचोगे उसकी मौत कैसे हुई है, सेरेब्रल हैमरेज से। उसका लास्ट के जो दिन थे ना बेटा, वो तड़प तड़प के मरा है बच्चा। वो आदमी ना चल पा रहा था, ना बोल पा रहा था, पैरालाइज हो गया था पूरा। जनरल डायर जिसने गोली चलाई थी ना जलियांवाला बाग में, उसको इतना स्ट्रोक आया, इतना स्ट्रोक आया भाई, वो पैरालाइज हो गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था अपने बिस्तर से, है ना वो बोल पा रहा था, उसका बोलती बंद हो गई थी, उसका हाथ पैर चलना बंद हो गए थे। तो आखिरी का जो जीवन है ना उसका बहुत गंदा गया है। इसीलिए कहते हैं कि बेटा जैसा कर्म आप करते हैं ना वो आपको मिलता है, ये फैक्ट है। तो जैसे कर्म आप करेंगे आप इसी दुनिया में उस कर्म का फल भोग के जाएंगे। चाहे वो श्री कृष्ण ने भी यही चीज कही है, बताया हुआ है कि आपके कर्म जो है आपके आगे आते हैं। और जनरल डायर की जो मौत हुई है बहुत बेकार है। जिस तरीके से जनरल डायर ने मारा था लोगों को, उसी तरीके से जनरल डायर अपने आखिरी दिनों में पानी पीने के लिए भी तरस गया, इतना मोहताज हो गया था वो। ठीक है, कहते हैं ना कि जैसा कर्म आप करते हो वो आपको मिलता है, मिला उसको भी। ठीक है, फिलहाल हम लोग लास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अच्छा एक चीज और है, जब जनरल डायर से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि आई वांटेड टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। सत्याग्रहियों के दिमाग में डर पैदा करना मेरा मकसद था। ये जनरल डायर का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग वहां पे क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। राउलेट एक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन दूंगा आपको। was passed in the year dash। ठीक है, चार ऑप्शंस हैं A B C D। पहले पोल विंडो यहां पे स्टार्ट कर लूंगा आपके लिए। 1917, 1920, 1918, 1990। बच्चा अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बच्चा आपका पोल नहीं चल पाएगा। रीजन है कि यहाँ पे टेक्निकल एरर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ दोबारा ट्राई कर लेता हूँ भाई, दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा ट्राई करके देख लेता हूँ, अगर पोल चल जाए तो वेल एंड गुड, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो राउलेट एक्ट कब पास किया गया है, कौन से साल में पास किया गया है, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, 1917, 1920, 1918, 1919। बहुत ही आसान सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है भाई चल जाए, आपकी किस्मत है। अगर नहीं चले तो बेटा चार्ट पे आंसर कर देना। ठीक है, अगर कुछ एरर आ जाता है तो चार्ट पे आंसर नहीं जरूर कर दीजिएगा। तो बेटे जलियांवाला बाग कहानी मैंने आपको बता दी है, अगले क्लास कहानी भी लेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हो तो गांधी जी जो है बहुत बिजी हो जाते हैं, बहुत खत्म हुई और ब्रिटेन जो है बहुत सारी संधि कर रहा था, पार्टी कर रहा था। उसमें से एक ओटोमन एम्पायर के साथ थी, और ओटोमन एम्पायर के जो हेड थे इसको खलीफा कहते हैं, जो इस्लाम धर्म के स्पिरिचुअल गुरु भी है, धर्म भी है, उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया गया, जिसके चलते पूरा इस्लाम धर्म में बहुत गुस्सा था, बहुत ज्यादा आदाब हुआ, बहुत गुस्से थे, वेरी एंग्री, है ना। उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई, ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए। और गांधी को लगा बहुत अच्छा टाइम है इनके साथ मार्च के काम करने का। और गांधी जी जो है लग गए भाई कांग्रेस वाले लोगों को कन्विंस करने में कि खिलाफत हिंदू मुस्लिम को साथ मिला करके काम करना पड़ेगा, तब आप ब्रिटिश को अप्रोच कर पाओगे। वहां से शुरुआत होगी आपके खिलाफत नॉन कॉपरेशन की। तो नॉन कॉपरेशन का सिंपल सा है कि गांधी का मानना था कि ब्रिटिश इंडिया में इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि हमने ऑपरेट किया। अगर हम ऑपरेट करना ही नहीं करते तो ब्रिटिश यहाँ फेल हो जाते। तो बेटा अगले क्लास लेक्चर नंबर के अंदर खिलाफत के साथ पूरा नॉन कॉपरेशन खत्म करेंगे, डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ द मूवमेंट है उसको खत्म करेंगे, और चौथे लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस खत्म करेंगे, और लास्ट लेक्चर में सेंस ऑफ कलेक्टिव
बिलोंगिंग। ठीक है, तो टोटल 5 लेक्चर्स के अंदर अपन चैप्टर करेंगे। चलिए फिलहाल इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी 1919। और देखते हैं क्या बच्चों का आंसर आया है या पोल आया है। ठीक है, अगर पोल आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। तो बेटा राउलेट एक्ट की बात की गई है, 1918 कैसे हो सकता है यार? राउलेट एक्ट भाई हमने अभी पढ़ा है, राउलेट एक्ट। बच्चों क्या कर रहे हो? 6.9 16% बच्चे कह रहे हैं सर 1917। बेटा ध्यान दो, देखो ध्यान दो, राउलेट कमिटी नहीं पूछा है मैंने आपसे, राउलेट एक्ट पूछा है। ध्यान दीजिए, प्रिया, साधवी, निश्चय, यश, मान्या। देखो बेटा जिनको कंफ्यूजन है, मैं आपको बैकड्रॉप बताया था कि राउलेट एक्ट कहां से आया था। ठीक है, पहले देख लो, जिनको भी कंफ्यूजन है प्लीज बेटा देख लीजिए, प्लीज देख लीजिए। राउलेट एक्ट 1917 में नहीं आया है। 1917 में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड केल्मसफोर्ड, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिनका नाम था सेडिशन कमेटी। इसके चेयरमैन थे सिडनी राउलेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव था कि बहुत सिंपल सी बात है, जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके ऊपर नजर रखी जाए, उसके लिए एक सोल्यूशन दिया जाए। ठीक है, राउलेट एक्ट जो है मार्च 1919 के अंदर पास किया गया है। ध्यान रखो बच्चे, मार्च 1919 में राउलेट एक्ट पास किया गया है। 1917 में राउलेट कमिटी बनी थी, सेडिशन कमिटी बनी थी, एक्ट नहीं पास हुआ था। एक्ट पास हुआ है 1919 के अंदर, तो इस बात से मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, वो मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बच्चों को नहीं पता चलता। कई बार बच्चे कहते हैं सर राउलेट नाम क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं रखा, तो उस वजह से मैंने आपको रीजन बताया है कि सेडिशन कमेटी फॉर्म हुई थी 1917 में, लेकिन एक्ट यानी जो लॉ है, कानून है, उसे पास किया गया है 1919 के अंदर। ठीक है, तो अगली बार प्लीज इसको गलत मत करना प्यारे बच्चों। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को एंड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन भी मैंने यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आज के नोट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत सारा एक्स्ट्रा मैंने लिखाया है आपको। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ मुझे तो इजाजत। आज बहुत लंबी क्लास हुई है हमारे प्यारे बच्चों के साथ, 1.5 घंटे की क्लास हो गई, लेकिन मजा आया होगा उम्मीद है। मिलता हूं आपसे वापस, बच्चे चर्चा होगी पानी पे, डॉगेश आपके साथ, विधायक के साथ, हमारे प्यारे बच्चों के साथ। लव यू ऑल यार, जुड़े रहो, जोश बना के रखो और ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहो अपने प्यारे बैच यानी उड़ान बैच के अंदर। और मैं हूं आपका अपना फ्रेंड डॉगेश का भाई, आप सबका दोस्त, और साथ ही साथ आपका प्यारा एंटरटेनर यानी कुणाल दिस साइड। विदा लेना चाहता हूं आपसे, आज की शाम के लिए दोबारा मुलाकात होगी कब? सीधा फ्राइडे वाले दिन धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, बहुत सारी कमाल करेंगे। ठीक है, और अच्छा है, अच्छा आना जरूर। ठीक है, बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर।